अपोकलिप्स की इस तबाही में हर कोई भागने की कोशिश में फंसा हुआ है, और जहां दूसरे लोग रिसोर्सेज के लिए परेशान हैं, वहीं मैं 100 बैरल्स गैसोलीन डाल देता हूं और पल भर में दुनिया धमाके के साथ फट जाती है। हर कोई कमेंट कर रहा है, सब इसे नाइंसाफी कहकर रो रहे हैं, उनकी बोतलें खाली हैं, और इधर आप हिसाब लगा रहे हैं कि उनके पास जीने के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। मैंने इस अपोकलिप्स में पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है। स्वागत है इनफाइनाइट रिसोर्सेज के इस खेल में, जो सबके लिए खुला है। ये सबके लिए एक सरप्राइज भी है और एक बेमकसद उड़ान भी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई टाइकून हैं या कोई मामूली इंसान, अब सबकी ताकत बराबर है। ये समय रंगों से खाली हो चुका है। इस मौत जैसी खामोशी के बीच डिवाइन जजमेंट शुरू हो चुका है। वक्त के साथ एक अजीब खेल हुआ है। सबके लिए सर्वाइवल नहीं। वो आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंजती है, 1 घंटे से भी कम समय में रिपेंटेंस फैल जाएगा। ये कोई गेम नहीं है, ये तो सफ़र की शुरुआत है। सिस्टम कहता है सिर्फ 10 किलोमीटर और 10 मिनट्स बाद मैकेनिकल फेलियर। ये सर्वाइवल नहीं, बल्कि वक्त से पहले आई मौत है। सिस्टम बदकिस्मत लोगों को चुन रहा है। सिस्टम मॉडिफिकेशन। ध्यान दे, जोन C996 के प्लेयर। ग्रे फॉग स्टार्टिंग पॉइंट से 30 किलोमीटर दूर है और 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रही है। कृपया अपनी व्हीकल स्टार्ट करें और तुरंत यहां से निकलें। ग्रे फॉग की चपेट में आने का मतलब है पूरी तरह से खत्म हो जाना। 1 घंटा, 30 किलोमीटर, और मैं सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर तय कर सकता हूं। इसका मतलब है पक्की मौत। कोई मदद करो, मेरी गाड़ियां कहाँ हैं? वो फेरारी कहाँ है जो मैंने खरीदी थी? ये खटारा बुलेमान में कैसे बदल गई? मुझे ये वैन नहीं चलानी। ये कोई मजाक है क्या? जरूर ये कोई हिडन कैमरा शो होगा। मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? पर अब जो है उसी में संतोष करना होगा। मैं खुले में एक ट्राइसिकल चला रहा हूँ। रेड लाइन के नीचे सिस्टम इशारा दे रहा है कि मैं सिर्फ 20 किलोमीटर का सफर कर सकता हूँ। ये पूरा इलाका कब्रिस्तानों से भरा है। मैं रिफ्यूल कहाँ करूंगा? अगर गैसोलीन ही नहीं होगी तो मैं बचूंगा कैसे? कम से कम घर तो पहुंच जाऊं। शांत हो जाओ। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। भले ही मेरे पास पर्याप्त गैस ना हो, मुझे निकलना होगा। अगर मुझे रिसोर्सेज का कोई बॉक्स मिल जाए, चाहे उसकी उम्मीद 10 लाख में एक ही क्यों ना हो, मुझे दांव लगाना होगा। होस्ट की आत्मा का ट्रेड डिटेक्ट कर लिया गया है। बोन रिंग लिंकिंग सक्सेसफुल। अमेरिकन डाउरी, बिगिनर्स के लिए बेनिफिट्स इन्फिनिट। सिर्फ आगे बढ़ते रहने पर ही आपको सर्वाइवल के बारे में बोलने का हक है। अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो सोना चांदी सब कचरा है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। वुडन प्लैंक से फ्यूल टैंक को बचाओ। हेनवेई के इन्फिनिट फ्यूल वाले रिएक्शन मशीन से करंट फ्यूल टैंक को अपग्रेड कर दिया गया है। ये सिर्फ बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस नर्क में एक धड़कते हुए कोर का मालिक बनने के बारे में है। फ्यूल कंजम्पशन हार जाएगा, यही सच है। यही जिंदगी की पुकार है। धीरे और धीरे। गैसोलीन की हर एक बूंद जिंदगी है। यहां से निकलो बड़े भाई, उठना मत, समझे? यूनिवर्सल फ्यूल मेरे लिए ये सबसे काम का इंजन है, लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ एक बेकार सा लिक्विड। भागो। रात स्याही की तरह काली थी। पूरा इलाका अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। हवा किसी ठंडी स्टील की छुरी की तरह चल रही थी। अपनी सिविलियन मोटरहोम के साथ मजबूती से आगे बढ़ते हुए मैं अकेला सड़क पर गाड़ी चला रहा था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था और बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। वह ग्रे फॉग की दीवार, जो कभी सुनामी की तरह सब कुछ निगलने के लिए पीछे पड़ी थी, आखिरकार फिलहाल पीछे छूट गई थी। लेकिन मैं एक पल के लिए भी ढील देने की हिम्मत नहीं कर सकता। पैनल पर लाल बत्ती कम हो रही है। ये मौत का बुलावा है। ग्रे फॉग के आने में बचा हुआ समय 8 आवर्स 59 मिनट्स। मुझे एक बंद पहाड़ी मिली और मैंने ब्रेक मार दिया। मेरे पास किस्मत को चुनौती देने वाली एक तरकीब है जिसे इन्फिनिट फ्यूल कहते हैं, लेकिन मेरी इस खटारा मोटरहोम की इन्फिनाइट ड्यूरेबिलिटी नहीं है। टायर्स अभी से जवाब दे रहे हैं। अगर मैं गाड़ी चलाता रहा तो मुझे डर है कि यह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अपने चारों तरफ देखते हुए ये छोटा कैबिन और मेरी पूरी दुनिया अब दम घोंट रही है। 2 मीटर चौड़ा एक लिविंग रूम, एक साधारण सी फोल्डिंग टेबल और एक सीधा सोफा जिस पर करवट लेना भी मुश्किल है। अगर मैं किसी सभ्य समाज में होता तो ये किसी झुग्गी झोपड़ी जैसा होता। घटिया है, लेकिन इस अपोकलिप्स में यही मेरी इकलौती संपत्ति है। ठीक उसी पल दुनिया का रंग बदल गया। आसमान को चीरती हुई एक तीखी और दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, जैसे हजारों परेशान आत्माएं गुजर रही हों। खिड़की के शीशे पर बड़ी तेजी से पाला जमने लगा, जैसे कोई सफेद साया सब कुछ निकल रहा हो। सिस्टम की एक जोरदार घोषणा गूंजती है, कोल्ड अटैक। मौजूदा तापमान अचानक गिरकर 10 तक पहुंच गया है और यह गिरना जारी रहेगा। ठंड ने तुरंत व्हीकल के अंदर घुसपैठ कर दी। मेरी छोड़ी हुई सांसें तुरंत सफेद धुंध बनकर जमने लगीं। अपनी सुन्न पड़ती उंगलियों को रगड़ते हुए मैंने रीजनल चैट चैनल खोला। मेरी आंखों के सामने जो आंकड़े आए उन्हें देखकर मेरी पुतलियां सिकोड़ गईं। सर्वाइवर्स की संख्या 7,000 और 1,248। सिर्फ 7 घंटों में 30 लाख लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए। उन्हें ग्रे फॉग निकल गई या वे अजीब जीवों के हाथों मरे गए, कोई नहीं जानता। इस चैनल पर छाई हताशा किसी भी जंग से ज्यादा भयानक है। कितनी ठंड है, मेरे पैरों में अब कोई जान नहीं बची। कोई मुझे बचा सकता है? मैं मरना नहीं चाहता। इन शब्दों के पीछे आत्माएं मौत की लकीर पर संघर्ष कर रही हैं। आज की इस जमी हुई रात में फ्यूल अब सिर्फ फ्यूल नहीं, बल्कि शरीर की गर्मी है।
यही किस्मत है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं। हीटिंग चालू करने का मतलब है फ्यूल खर्च करना, और फिर मैं कल भाग नहीं पाऊंगा। ग्रे फॉग मुझे अपनी चपेट में ले लेगी। हीटिंग चालू ना करना मतलब फ्यूल बचाना, लेकिन फिर मैं आज रात जमकर बर्फ की मूरत बन जाऊंगा। मैंने फ्यूल गेज की तरफ एक नजर डाली, जो हमेशा की तरह मैक्सिमम पर अटका हुआ है। अंदर से हिम्मत की एक लहर उठती है, एक बेमिसाल गुरूर और सुरक्षा का एहसास। बंद गली, वह तो आम इंसानों के लिए होती है। बिना झिझके मैंने हाथ बढ़ाया और हीटिंग को मैक्सिमम पर सेट कर दिया। एयर आउटलेट से एक भारी गूंज सुनाई दी और गर्मी की लहरें किसी पिंजरे से भागे जंगली जानवर की तरह बाहर आने लगी। पल भर में उस छोटे से कैबिन में गर्मी भर गई। कार के थर्मोमीटर की सुई 26 डिग्रीज पर आकर रुक गई। मैंने अपनी भारी असॉल्ट जैकेट उतार दी। अब मैं सिर्फ एक पतली टी शर्ट में था और आराम से ड्राइवर की सीट पर पीछे पर झुक गया। मुझे तो थोड़ी गर्मी भी महसूस होने लगी। ये एक भगवान जैसा विशेषाधिकार है। अब जब मैं संभल चुका हूं, मैंने उस लूट को गिनना शुरू किया जो मैंने तेज रफ्तार चोरियों के दौरान जमा की थी। 100 से ज्यादा रिसोर्सेज के बॉक्सेस ने मेरे कैबिन को भर दिया था। एक औसत प्लेयर के लिए वे 55 फ्यूल यूनिट्स किसी कीमती वरदान से कम नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ लूट का एक हिस्सा भर है। इन बेचारे लोगों की मदद करने से मेरी इन्वेंट्री भी साफ हो जाएगी। मैंने चैनल पर बिक्री के लिए डाल दिया यूनिवर्सल फ्यूल। दिलचस्पी रखने वाले लोग मुझसे प्राइवेट में बात करें। देखते ही देखते चैनल पर हड़कंप मच गया। जो लोग पहले करा रहे थे वे अब पागल हो गए। कुछ ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि मैं इस पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकता हूं। कुछ ने रहम की भीख मांगी। हालांकि ज्यादातर लोगों ने पागलों की तरह ट्रेड करने की कोशिश की। आखिर में ढेर सारे खाने और एक राइफल जिसमें सिर्फ 3 गोलियां बची थीं के बदले फ्यूल की एक यूनिट का सौदा हुआ। एक्सचेंज खत्म। भूख का एक नया सबक। मेरी नज़र एक ऐसी रिसोर्स पर पड़ी जो सुनने में अजीब थी पर बहुत कीमती थी। एक लैम्प फॉन्ड्यू सेट। मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव चालू किया। पानी उबलने लगा। उठती हुई भाप किसी रूहानी संगीत की तरह लगी थी। मेमने के मांस के लाल टुकड़े उबलते हुए शोरबे में तैरने लगे। एक ऐसी ताजगी और मांस की खुशबू जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। इस सपनों जैसी जिंदगी को जीने का ये तो बस पहला दिन है। ये गाड़ी उतनी मजबूत नहीं है। अभी मैं इस सुकून में डूबा ही था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कोई गाड़ी के दरवाजे से बुरी तरह टकराया। इसके फौरन बाद धातु को खरोचने वाले नाखूनों की एक चुपती हुई आवाज सुनाई दी। खाना पकड़ते हुए मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मेरी नजर किसी उस तरह की तरह तेज हो गई। ऐसा लगता है कि अपोकलिप्स के इस जश्न में थोड़े खून के तड़के की जरूरत है। आवाज आती है, कृपया दरवाजा खोलिए। मैं लेवन हूँ। खिड़की के बाहर लियोन नाम की वह औरत जमी हुई जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। वह अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर उसे बड़ा नाज था, लेकिन उससे 2 किलोमीटर पीछे बर्फ की धूल उड़ाता हुआ एक धुंधला सा साया नजदीक आ रहा था। वह खून की महक से खिंचा चला आ रहा एक फुर्तीला ज़ॉम्बी था। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा सिस्टम पैनल देख रहा था। कल रात की भयानक लड़ाई ने मेरी कार के बाएं दरवाजे की ड्यूरेबिलिटी को सिर्फ 8% पर छोड़ दिया था। अगर मैं उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलता हूं तो ज़ॉम्बी के हमले से हम 2 मारे जाएंगे। मैंने उन सामानों को देखा जो मैंने अभी जमा किए थे। मेरी आवाज बाहर चल रही हवा की तरह ठंडी थी। मुझे माफ करना, तुम यहाँ आकर रास्ते में सिर्फ मेरा खाना ही खत्म करोगी। ये सब कल रात शुरू हुआ था। कार के बाहर तापमान -25 डिग्री सेल्सियस था। वह 26 डिग्री सेल्सियस के नियंत्रित तापमान वाली एक मोटर होम में छिपा हुआ था, फोंड्यू खा रहा था और गाने गा रहा था। तभी अचानक उन खरोंचों की आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, जैसे कोई जंग लगे लोहे के चम्मच से मेरे पीछे के दांतों को खुरच रहा हो। मैं सहम गया और मैंने तेजी से सिर घुमाया। खिड़की से एक विकृत चेहरा चिपका हुआ था, जो कार के अंदर की मांस की खुशबू को लालच से सूंघ रहा था। सिस्टम ने एक जोरदार अलार्म बजाया, फोर्स 30। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस विशालकाय राक्षस ने अपने पंजे से हमला किया। 3 टन वजनी वह मोटरहोम बुरी तरह हिल गई। पीछे का लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ धंस गया और उस पर पंजे के 3 खौफनाक निशान उभर आए। मैंने अनजाने में डेमोनिक सोर्ड कुछ हुआ। उसके ठंडे एहसास ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन अगले ही पल मैं हिचकिचाया। मेरे पास 3 गोलियां थीं। मैंने दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया। गोली चलाने के लिए मुझे खिड़की नीचे करनी होगी। क्या मेरी गोली उस 30 की फोर्स वाले पंजे से ज्यादा तेज होगी? मैंने उन धुंधली मरी हुई मछली जैसी आंखों को देखा और जमीन को देखा जहां वो कार के दरवाजे के पास फंसा हुआ था। छोड़ो इसे। एक असली मर्द अपनी जान दांव पर नहीं लगाता, खासकर तब जब उसके पास एक तरकीब हो। मैं उसकी ताकत का सामना अपनी कमजोरी से क्यों करूं? मैं तेजी से कैबिन की तरफ भागा। मुझे एक शानदार आइडिया आया। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियां ज्यादा सख्त हैं या पुराने जमाने की ये गोल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैंने उस गोल्डन एक्सेलरेटेड पैडल को पूरी ताकत से दबा दिया। वह चलता फिरता घर किसी पागल गांडे की तरह दौड़ने लगा। दरवाजे से लटका हुआ वह ज़ॉम्बी सड़क किनारे की जंग लगी लोहे की रेलिंग से बुरी तरह रगड़ा गया, जैसे कोई हाइड्रोलिक प्रेस किसी टमाटर को कुचल देती है। वो ज़ॉम्बी फोर्स देखते ही देखते रेलिंग पर कीचड़ का एक ढेर बन गए। इसी पल सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक अजीब ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है। एक प्लेन। आरवी इंप्रूवमेंट के प्लान्स कल रात मिलने के बाद मैंने उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक की। 50 स्टील यूनिट्स और 10 रबर यूनिट्स की जरूरत है।
भले ही मेरी कार के पास इन्फिनिट पावर है, लेकिन ये अभी भी बहुत फ्रेजाइल है। मुझे फ़ौरन कुछ करना होगा। तभी एक हेल्प मैसेज आता है, मेरी कार खराब हो गई है, कोई मेरी मदद करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर वही पुराना दाव। इस अपोकलिप्स की दुनिया में अपने कोऑर्डिनेट्स बताना सीधा सुसाइड करने जैसा है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और ज़्यादा नहीं सोचा। ठीक उसी वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ा नज़ारा था। एक मिलिट्री ऑफिसर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पड़ा है। वहाँ टॉप क्वालिटी का स्पेशल स्टील मिल सकता है, लेकिन सिस्टम रेडार दिखा रहा है कि उस मलबे के आसपास ज़ॉम्बीज का एक झुंड एक दूसरे से सटकर घूम रहा है। उनसे सीधा लड़ना समझदारी नहीं होगी। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और इंजन दहाड़ उठा। वैसे मैंने उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन करीब 2 किलोमीटर का चक्कर काटने के बाद मैं उन्हें पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। मैं शान से वापस लौटा ताकि उस हेलीकॉप्टर को अकेले ही लूट सकूं। लेकिन जैसे ही मैं मलबे के करीब पहुंचा, मुझे लगा मैं सेफ हूं, तभी एक जोरदार धमाके ने गाड़ी को हिलाकर रख दिया। चारों टायर्स एक साथ डिफ्लेट हो गए। अब मेरे पास मजबूरन आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी दीवार के पीछे से एक पुरानी येलो टैक्सी बाहर निकलती है। वो औरत जिसका नाम लुइसान था, उसके पीछे 2 संदिग्ध लोग भी थे। वो कहती है, भाई गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ बहुत ज़ॉम्बीज हैं, जल्दी नीचे आओ, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं जवाब देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कार ठीक हो सकती है। वो चिढ़कर कहती है, तुम्हें अच्छाई की कदर नहीं है ना? मैंने ये जाल बिछाने में बहुत मेहनत की है। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तो ये कार और औरत यहीं छोड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो ये बात थी। कल रात का वो हेल्प मैसेज कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, बल्कि एक चारा था। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, बड़े भाई मुझे माफ़ कर दो, ये सब बस एक गलतफहमी है। मैं उससे पूछता हूँ, एक गलतफहमी? जब तुम सड़क पर कीले बिछा रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये गलतफहमी है? ये काफ़ी मज़ेदार है। वो औरत कहती है, मेरा नाम लिसुआन है, कल रात चैनल पर मदद मैंने ही मांगी थी। इन्होंने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया। हमें बचा लो, मैं कुछ भी करूंगी। मैंने एक ठंडी आ भरी। मेरी आंखों में कोई रहम नहीं था। मेरे लिए ये सब बस कचरे जैसा था। मैंने उन पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं मुड़ा और सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। सिस्टम कमांड आता है, डिसमेंटल। अपने हाथ में वो टायर्स और स्टील देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूं, लेकिन ये ठंडी हवा हकीकत का एहसास करा रही है। अभी भी मटेरियल्स कम है, मुझे आगे वाले हेलीकॉप्टर तक जाना ही होगा। मैं ऐसे किसी इंसान को साथ नहीं ले जा सकता जो नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैंने उसे चिल्लाते हुए छोड़ दिया। पीछे से चीखती है, आई एम सॉरी, इस रास्ते पर तुम अकेले मेरा खा खाओगे, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अपनी जर्जर सी मोटर होम को लेकर प्लेन के मलबे तक पहुंच गया। सिस्टम कमांड आता है, ब्रेक डाउन। एक नीली प्रोग्रेस बार खाली जगह में चमकने लगी। ठीक उसी पल खून से लथपथ एक लेवल 1 एजाइल ज़ॉम्बी मुझसे महज 30 मीटर की दूरी पर था। वो मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ रहा था। मैं बस उस नीली पट्टी को घूर रहा था। हर एक सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। जैसे ही उसका काला पंजा मेरी पीठ को छूने वाला था, डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। मुझे कुछ रेयर आइटम्स मिले। मटेरियल्स चेक करने का वक्त नहीं था। मैं तेजी से पलटा और गाड़ी की तरफ भागा। वो एजाइल ज़ॉम्बी अपनी तेज रफ्तार की वजह से किसी गोले की तरह हवा में उड़ता हुआ निकल गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और अनाड़ीपन में अपडेट बटन दबा दिया। ये एवोल्यूशनरी सिस्टम कभी हार नहीं मानता। अब गाड़ी के सारे टायर्स नए हो चुके थे। मैं आराम से अपनी गर्म ड्राइवर सीट पर बैठा था और खिड़की के बाहर वो जंगली ज़ॉम्बी पागलों की तरह दरवाजे को खुरच रहा था। अब बहुत हुआ। मैंने गाड़ी को तेजी से रिवर्स गियर में डाला। मैंने स्टीयरिंग व्हील को पूरा घुमाया और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। वो 10 TON का स्टील बीस्ट एक लट्टू की तरह घुमा। वो किसी भारी हथौड़े की तरह फिसला और तरबूज की तरह उसे कुचल दिया। वो अजाइल ज़ॉम्बी मोटर होम और एक बड़ी चट्टान के बीच फंसकर कीमे में तब्दील हो गया। तभी ड्राइविंग करते हुए एक चमकता हुआ लाल एडवर्टाइजमेंट सामने आता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरों के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग महज आराम है, लेकिन मेरे लिए, जिसके पास इन्फिनिट फ्यूल है, इसका मतलब खतरा है। मेरी इंप्रूवमेंट की रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है। मुझे और तेज होना होगा। सामने वाले रिसोर्स बॉक्सेस शायद उस जाओ तियांबा ने लूट लिए होंगे। दूसरों का छोड़ा हुआ माल उठाना नहीं। जब रिसोर्स बॉक्स नहीं है तो मैं मॉन्स्टर्स का शिकार करूंगा। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। वो विशाल काली मोटर होम एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ी। अब शिकार का वक्त आ गया है। 10 TON का स्टील बीस्ट कुदरत को तहस नहस कर रहा है। पहले मैं बस अपनी झुंझलाहट निकाल सकता था, लेकिन अब एक साफ धात्विक आवाज सुनाई दी। सिस्टम मिशन 25 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन का प्लान कंप्लीट हो गया। शानदार। मुझे एक आखिरी रिसोर्स बॉक्स दिखता है। उसमें पिस्टल के लिए स्पेशल डेडली एंटी करोजन एमिनिशन है। मैंने एक बॉटल एंटीबायोटिक्स के बदले उसे एक्सचेंज करने का सोचा। इन्फेक्शन के सामने जिंदगी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैंने मैसेज किया, बाहर क्या हो रहा है? एक छोटा सा जख्मी जानलेवा इन्फेक्शन दे सकता है। ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है, इसकी कीमत चुकाओ। वो जवाब देता है, 30 गोलियां, एक भी कम नहीं। मैं कहता हूं, तुम एक बेईमान सौदागर हो। वो कहता है, ठीक है 15 गोलियां, लेकिन मैं तुम्हें एक अबैंडन्ड आर्म्स फैक्ट्री और स्पेशल स्टील की लोकेशन की S क्लास जानकारी दे सकता हूँ। स्पेशल स्टील, यही तो मेरी गाड़ी को लेवल 3 तक ले जाने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल है। मैंने डील पक्की कर ली। वो अबैंडन्ड आर्म्स फैक्ट्री सुनने में एक बड़ी मुसीबत लग रही है, लेकिन 25 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन के लिए मुझे मौत के मुंह में तो उतरना ही होगा।
दवाइयों के बदले मैं अपनी सारी जमा पूंजी खाली कर दी है। वो फैक्ट्री ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। वो सच में मुझे बिना किसी लिहाज के लूट रहा है। लो, कोका कोला एंजॉय करो। मैं एम्यूनिशन के लिए वापस जा रहा हूँ। उस गुमनाम आर्म्स फैक्ट्री के पास पहुंचकर मैं सोचता हूँ, रुको, वो बेईमान सौदागर, वहां मर मत जाना। अचानक एक और मैसेज आता है, क्या तुम पागल हो? मदद यहां तक पहुंच गई है। ये जूती तियांबा था, LV3 ऑटोमेटिक ड्राइविंग का फाउंडर। वो कहता है, जब तक तुम आने की हिम्मत रखोगे आदमी टैंक्स चलाएंगे और औरतें गाएंगी। अगर ब्रदर BA का साथ दोगे तो सबके लिए बियर और ग्रिल्ड मीट होगा। कितना घटिया है। कुछ औरतें कहती हैं, बहनों हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। चलो उस रेगिस्तान में मिलकर धमाका करते हैं। बड़ा रेगिस्तान, बेहतरीन काम। अजय, जंगली लोग अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करते हैं जबकि समझदार लोग आग और हथियारों पर भरोसा करते हैं। अपनी रसद और सोना लेकर मुझे ढूंढने आओ, समझे? ये सब बस इस कैनन की पहुंच में है। ये प्रोटेक्शन फी देने से मना करने का नतीजा है। हमने काफी समय से स्टॉक नहीं भरा है। वो गिल्ड क्या चीज है, बेकार है, जिस पर उनकी नजर है वो छुप नहीं पाएगा। जोयांबा के पास ऑटोमेटिक ड्राइविंग है। इविल वुल्फ गिल्ड ने प्लेयर्स का शिकार करना शुरू कर दिया है। आयरन स्पैरो गिल्ड तकनीक पर कब्जा कर रही है। ये गिल्ड सारे रिसोर्सेज हड़प रही हैं। मुकाबला अब और भी मुश्किल होता जाएगा। खुद को निवाले बनने से बचाने के लिए मुझे उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये चारों बड़ी गिल्ड्स मुसीबत है। तीसरे दिन एक काली स्टील मोटरहोम उजाड़ हाईवे पर दौड़ रही थी। ये दुनिया बहुत बड़ी है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस इलाके को मोर ज़ॉम्बी कहा जाता है। लिनोई को महसूस होता है कि ये जगह चीन के शिजान प्रांत के निर्जन इलाकों जैसी है, ठंडी, सूखी और बंजर। रास्ते में उसे कई ऐसे व्हीकल्स मिले जो लेवल 2 तक अपग्रेड हो चुके थे। वहां टैक्सीज थीं, वैन्स थीं, बसेस थीं और यहाँ तक कि ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे थे। जो लोग तीसरे दिन तक बच पाए हैं उनकी गाड़ियां वाकई मजबूत हैं। जिनके पास साइकिल, स्कूटर या व्हीलचेयर थी वो अब दूसरों के मोहताज हैं, वरना इस माहौल में उनका बचना नामुमकिन है। एरिया 996 के सर्वाइवर्स सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं और यहाँ के 70% लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीछे से ग्रे फॉग अभी भी बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि कोई भी प्लेयर ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुक सकता। सबको बस आगे बढ़ते रहना है। लिनोई ने सिस्टम इंटरफेस पर नजर डाली। ग्रे फॉग के आने में बचा हुआ वक्त 2:35। उसकी रफ्तार और गाड़ी की करंट स्पीड देख उसने एक ठंडी कोका कोला की बोतल खोली। एक ही घूंट में उसे खत्म करने के बाद वो अपनी गाड़ी की ताकत पर भरोसा करता है। इसके टायर्स कभी नहीं घिसते और फ्यूल इंजन इन्फिनिट है। ये सड़क की हालत की परवाह नहीं करता, चाहे कांच के टुकड़े हों या गड्ढे, ये बस उन्हें कुचलता हुआ निकल जाता है। गाड़ी का ढांचा बस हल्का सा हिलता है और रुकावटें धूल में मिल जाती हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। मोटरहोम को अभी और इंप्रूव करने की जरूरत है। कुछ प्लेयर्स पहले ही LV3 तक पहुंच चुके हैं, जिससे उसे खतरा महसूस होने लगा है। लिनोई एक गहरी सांस छोड़ता है और अपना पर्सनल पैनल खोलता है। नाम लिनोई, रेस ह्यूमन, हेल्दी स्टेट रीजन 90, स्पिरिट C। अगर रीजन 30 से कम हुआ तो सुसाइड के ख्याल आएंगे, 20 से कम हुआ तो मतिभ्रम होगा और 10 से कम पर इंसान पागल हो जाएगा। स्पिरिट नन, जो एक आम वयस्क का औसत है। स्पिरिट जितनी ज्यादा होगी रीजन को उतना ही संभाला जा सकेगा। एंड्योरेंस, फोर्स, स्पीड, डिफेंस सब सामान्य। कल उसने पूरे दिन में करीब 200 ज़ॉम्बीज मारे थे। ज़ॉम्बीज को मारने पर हमेशा कुछ गिरता है। उनमें यूनिवर्सल फ्यूल के मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद खाना और मेडिकेशंस मिलने के चांसेस सबसे कम होते हैं। दवाइयाँ बहुत कीमती हैं। फिलहाल लिनोई के पास 3 तरह की चीज़ें हैं, 2 बोतल एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स और पेट दर्द की दवा। सामान से भरी हुई मोटरहोम को देखकर उसने एक ठंडी आह भरी। अब वो और सामान नहीं रख सकता। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही ज़ॉम्बीज मारता रहा तो जगह कम पड़ जाएगी। तभी लिनोई ने लेवल 3 व्हीकल अपग्रेड के प्लान्स निकाले। सिस्टम उसे अपग्रेड के 2 ऑप्शंस देता है। नॉर्मल वर्जन का ऑप्शन, जिसमें 70 ऑर्डिनरी स्टील का इस्तेमाल होगा। एलिमेंट ऑफ X10 इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर के जरिए व्हीकल पर एक अटैक मशीन गन माउंट की जा सकती है। ऑप्शन बी में कैलिबर 7 का इस्तेमाल होता है, जो आर्मर्ड स्टील X10 बुलेट प्रूफ कंज्यूम करता है। मैनेजर एलिमेंट X10 और X1 फायर कंट्रोल चिप के इफेक्ट से एक ऑटोमेटिक हैवी चेन गन अनलॉक होती है। ये 25 मिलीमीटर कैलिबर गाड़ी के इंटीरियर स्पेस को 20 M⁻³ तक बढ़ा देता है और कार बॉडी का डिफेंस सिस्टम 200 तक पहुंच जाता है। गाड़ी का टनेज अब बढ़कर 20 टन हो गया है। लिनोई इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सीधे ऑप्शन बी चुनता है। एक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन सिर्फ इंसानों को मारने के काम आती है और ज़ॉम्बीज को ढेर करने के लिए कई गोलियां खर्च करनी पड़ती हैं। उससे बेहतर तो गाड़ी से उन्हें सीधे कुचल देना है। आगे चलकर यकीनन और भी शक्तिशाली मॉन्स्टर्स मिलेंगे, लेकिन एक 25 मिलीमीटर कैनन महज एक शॉट में ज़ॉम्बी का सिर चीथड़ों में उड़ा सकती है। 2 शॉट्स किसी भी आर्मर्ड व्हीकल के कवच को चीरने के लिए काफी है। लिनोई के पास पहले से ही एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर और फायर कंट्रोल चिप मौजूद है, जो उसने मिलिट्री हेलीकॉप्टर से हासिल किए थे, लेकिन अभी भी 90 यूनिट्स आर्मर्ड स्टील की कमी है। लिनोई के माथे पर हल्की शिकन आ जाती है। इस तरह का स्टील सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स, ट्रक्स या एयर व्हीकल्स को डिसमेंटल करके ही हासिल किया जा सकता है।
ज्यादातर प्लेयर्स की गाड़ियां इतने हाई क्वालिटी मटेरियल से नहीं बनी है कि उनसे ऐसा सामान मिल सके। खुशकिस्मती से प्लेयर बेस काफी बड़ा है और कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसे यह स्पेशल स्टील मिला हो। लिनोई रीजनल चैनल पर एक नजर डालता है। इतने दिनों के एक्सप्लोरेशन के बाद उसे रीजनल चैनल के रूल समझ आ चुके हैं। एक इंसान दिन में 10 मैसेजेस पब्लिश कर सकता है। अगर कोई ज्यादा बोलना चाहता है तो उसे बोल्ड और कलर्ड मैसेजेस पोस्ट करने होंगे। स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 20 यूनिट्स यूनिवर्सल फ्यूल खर्च करना पड़ता है और पूरे चैनल पर इंफॉर्मेशन हाईलाइट करने के लिए 50 यूनिट्स यूनिवर्सल फ्यूल की जरूरत होती है। 2 दिन और 2 रातों के संघर्ष के बाद वो चैनल जो पहले पूरी तरह अस्त व्यस्त था, अब साफ तौर पर एक क्लास डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। अब फीचर्ड मैसेजेस में प्लेयर्स की मदद की गुहार नहीं, बल्कि बड़े गुटों के रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। अलायंस हेजमोनिक नेता जाओटियानमा, जो सर्वर का पहला गिल्ड है, लोगों की भर्ती कर रहा है। वो कहता है कि वो LV3 पे पहुंच चुका है और ऑटोमेटिक ड्राइविंग अनलॉक कर ली है। वो उन प्लेयर्स को न्योता दे रहा है जिनके पास हैवी टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और रॉकेट्स हैं। वो बदले में फ्यूल और खूबसूरत स्लेव्स देने का वादा करते हैं। उनका लक्ष्य पहला मोबाइल सिटी बनाना है। वो सिर्फ एलिट्स को चुन रहे हैं और कमजोरों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ पिंक सोसाइटी नाम का गिल्ड सिर्फ महिला प्लेयर्स को भर्ती कर रहा है। उनका मानना है कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और खुद को मजबूत करना ही इस अंत के समय में इकलौता ईडन है। हेवी इंडस्ट्रीज ऑफ आयरन एंड स्टील हर तरह के व्हीकल प्लान्स और स्पेशल पार्ट्स को ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। उनके पास सर्वर के सबसे बेहतरीन कार मैकेनिक्स और गनस्मिथ्स हैं। उधर इविल वुल्फ गिल्ड का अंदाज अलग है। वो कहते हैं कि कमजोर लोग ही भीड़ में चलते हैं, जबकि ताकतवर लोग लुटेरे होते हैं। वो उन आउटलॉज को भर्ती कर रहे हैं जो बेखौफ होकर कत्ल और लूटपाट कर सके। वो उन प्लेयर्स के कोऑर्डिनेट्स देने पर इनाम भी दे रहे हैं जो फैट शीप यानी मालदार शिकार हो सकते हैं। इन 4 बड़े गिल्ड्स ने अपना शुरुआती दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। लिनोई इन रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स को देखते हुए गहराई से सोचता है। C99 रीजन में जू टियानबा पहला प्लेयर है जो LV3 तक पहुंचा है। इस कयामत की घड़ी में गिल्ड्स का जन्म होना लिनोई के लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और मुश्किल वक्त में साथ आना उसकी फितरत है। और सच तो यह है कि भीड़ में ताकत होती है। अगर उसके पास ये गोल्डन फिंगर ना होता तो शायद वो भी किसी गिल्ड में शामिल होने का सोचता, लेकिन इस शक्ति के रहते उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां तक खुद का गिल्ड बनाने की बात है, लिनोई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत बड़ी सरदर्दी है। बस कुछ एम्प्लॉयज को हायर कर लेना ही काफी होगा। सिस्टम के दूसरे सर्वाइवल रूल के मुताबिक गाड़ी के अंदर आप ही एब्सोल्यूट बॉस हैं और कोई दूसरा प्लेयर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गाड़ी का सामान भी चोरी नहीं होगा जब तक कि प्लेयर खुद न मर जाए, इसलिए हायर्ड एम्प्लॉयज पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लिनोई चुपचाप सोचते हुए रीजनल चैनल पर एक के बाद एक कई मैसेजेस भेजता है। वो आर्मर्ड स्टील खरीदना चाहता है और आइटम प्राइस ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेट चैट में आने को कहता है। 1 घंटे बाद वो 20 यूनिट्स खरीदने में कामयाब होता है और बदले में 5 यूनिवर्सल फ्यूल खर्च करता है। बेचने वाले प्लेयर ने उसे आगाह किया कि हेवी इंडस्ट्रीज और अलायंस हेजेमोनिक जैसे गिल्ड्स बहुत ऊंचे दामों पर एरोनॉटिकल स्टील और फायर कंट्रोल चिप्स खरीद रहे हैं। इन बड़े गिल्ड्स के आने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आम प्लेयर्स के पास जो भी कीमती सामान आता है उसे ये दिग्गज फौरन खरीद लेते हैं। वो धीरे धीरे टॉप क्वालिटी मटेरियल्स पर अपना एकाधिकार जमा लेंगे, जिससे उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि इतनी जल्दी लेवल 3 वाले व्हीकल्स नजर आने लगे हैं। लिनोई की आंखें गहरी हो जाती हैं। वो हर वक्त चैनल पे नजर नहीं रख सकता वरना बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। वो फैसला करता है कि अगर स्टील नहीं मिल रहा तो पहले खुद की हिफाजत के लिए गोलियां खरीदी जाए। उसके पास सिर्फ एक स्पेयर बुलेट बची है जिससे उसे असुरक्षित महसूस हो रहा है। वो स्पेशल ऑक्सिलरी बुलेट्स के लिए मैसेज डालता है। सुकिनियन नाम का एक प्लेयर रिप्लाई करता है कि उसके पास 9 गोलियां हैं। लिनोई सोचता है, एंटीबायोटिक्स इस कयामत के वक्त में बहुत कीमती है। हर कोई मेरी तरह सुरक्षित जगह नहीं रहता। वो मोलभाव करता है और आखिरकार एक बॉटल एंटीबायोटिक्स के बदले 30 ऑक्सिलरी बुलेट्स का सौदा तय होता है। गोलियां देखकर लिनोई का मन भर आता है और वो सुकिनियन से पूछता है कि उसे ये कहां से मिली। करीब 10 मिनट के इंतजार के बाद सुकिनियन जवाब देता है कि अगर वो और एंटीबायोटिक्स दे तो वो बता सकता है। लिनोई उसे समझाता है कि उसके पास भी ज्यादा दवाइयां नहीं हैं और उसे भविष्य के लिए बचानी होंगी। आखिरकार एक यूनिट यूनिवर्सल फ्यूल के बदले सुकिनियन उसे बताता है कि यह सामान एक अबैंडन्ड वेपन्स फैक्ट्री में मिला है जिसका कोऑर्डिनेट C99 है। लिनोई का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे ताज्जुब होता है कि सुकिनियन खुद वहां क्यों नहीं गया। यूनिवर्सल फ्यूल मिलने के बाद सुकिनियन खुलासा करता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। वहां लेवल 2 का एक ज़ॉम्बी नेस्ट है जिसमें करीब 200 लेवल 1 ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। लिनोई सुकिनियन के साथ चैट बंद करके सोच में डूब जाता है। यह जानकारी झूठी भी हो सकती है, या अगर सच है तो उसे लेवल 2 के खतरनाक ज़ॉम्बीज का सामना करना होगा जिनकी ताकत का उसे अंदाजा नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि सुकिनियन ने यह जानकारी और कितने लोगों को बेची है। सबसे बुरा यह होगा कि उसे वहां किसी बड़े गिल्ड का सामना करना पड़े। अंत में वो जगह एक ट्रैप भी हो सकती है। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स तो खतरनाक हैं ही, लेकिन इंसान उनसे भी ज्यादा शातिर और धोखेबाज है। 5 मिनट बाद लिनोई फैसला करता है। वो कोऑर्डिनेट्स करीब 300 किलोमीटर दूर है। वो वहां जाकर हालात का जायजा लेगा। आखिर स्पेशल स्टील इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला और बिना रिस्क लिए कैंपर वैन को अपग्रेड करना मुमकिन नहीं है।
वो रीजल चैट पर ग्रेनेड्स, लैंड माइन्स और फ्यूल के बदले दवाइयों का ट्रेड करने का एक और मैसेज डालता है ताकि उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ सके। सिस्टम को बंद करके लिनुई एक्सेलरेटर पर पैर रखता है और उसकी मंजिल है अबैंडन वेपनरी फैक्ट्री। 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे वीरान रास्तों पर पुरानी इमारतें दिखने लगती हैं। फैक्ट्री से करीब 50 किलोमीटर पहले एक पुराना गैस स्टेशन आता है। वहां के गैस पंप्स को जबरदस्ती खोला गया है और अंदर सब कुछ खाली है। लिन्यूई अपनी कैंपर वैन को गैस स्टेशन की छत के नीचे धीरे से रोकता है। हालांकि उसके पास फ्यूल की कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने से वो काफी तनाव में है। उसे ताज़ी हवा की और गाड़ी के बम्पर पर चिपके ज़ॉम्बी के मांस के टुकड़ों को साफ करने की जरूरत है। रास्ते में उसने कई ज़ॉम्बीज को कुचला था और अगर वो सड़ा हुआ मांस साफ नहीं किया तो उसकी बदबू एयर कंडीशनर के जरिए अंदर आएगी और उसका सेन वैल्यू कम कर देगी। लिन्यूई बाल्टी और ब्रश लेकर नीचे उतरता है और उन एलॉय स्पाइक्स को साफ करने लगता है। गहरा लाल खून नालियों में बहने लगता है। तभी एक इंजन की आवाज खामोशी को चीर देती है। एक पुरानी रस्टी वैन काला धुआं छोड़ते हुए वहां दाखिल होती है। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलता है जिसने ग्रीस से सना हुआ जंपसूट पहना है। उसकी आंखें धसी हुई है और वो देखने में काफी शातिर और लालची लगता है। जब वो लिन्यूई की उस फौलादी ब्लैक कैंपर वैन को देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो हाथ मलते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ लिन्यूई की तरफ दौड़ता है और कहता है, क्या बात है बॉस, असली बॉस तो आप निकले। ये गाड़ी तो वाकई कमाल है। इसका वजन तो कई टन होगा, है ना? अगर कोई ज़ॉम्बी इससे टकरा जाए तो उसका कचरा बन जाएगा। लिन्यूई बिना रुके अपना काम जारी रखता है और उसे ठंडी नजरों से देखता है, जिससे उस आदमी का दिल कांप उठता है और वो अपना हाथ झटके से पीछे खींच लेता है। छोटा भाई लिन्यूई, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारी गाड़ी की तारीफ कर रहा था। अरे बॉस, तुम्हारी इस गाड़ी में लोगों की कमी लगी है। वो अपनी बात रोककर बड़ी मासूमियत के साथ चापलूसी करने लगता है। मेरा नाम वांगो है, मैं सालों तक शेफ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मुझे मैकेनिक्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। मौसम बदलने पर गाड़ी में क्या करना है या पंक्चर्स कैसे ठीक करने हैं, मुझे सब पता है। अकेले ड्राइविंग करना बहुत थका देने वाला काम है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बहुत मेहनती हूँ। बस मुझे थोड़ा खाना दे देना, उतना ही काफ़ी है। मैं तो फर्श पर भी सो जाऊंगा। वैंगो ये सब बातें कर रहा है, लेकिन उसकी तिरछी नजरें उस कैंपर वैन पर जमी हुई हैं। आधे खुले दरवाजे से अंदर का शानदार माहौल और कंट्रोल्ड इंटीरियर टेम्परेचर साफ महसूस हो रही है। वहां से आने वाली ताज़ी और साफ खुशबू उसे दीवाना बना रही है। तभी वो अपनी बुलिनन वन वैन के बारे में सोचता है, जिसमें न एयर कंडीशनिंग है न हीटिंग, और जो पत्थर की तरह सख्त है। वो मन ही मन सोच रहा है, अगर मैं बस इस गाड़ी में अपनी जगह बना लूं तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लिन्यूई अपना काम रोकता है और पीछे मुड़ता है। वो ऊंचाई से उस मुस्कुराते हुए अधेड़ उम्र के आदमी को देखता है। अगर कोई आम प्लेयर होता तो शायद उसकी मासूमियत भरी बातों में आ जाता, लेकिन लिन्यूई बचपन से ही समाज की ठोकरें खाकर बड़ा हुआ है। वो अच्छी तरह जानता है कि इस तरह के लोग सिर्फ धोखेबाज और मक्कार होते हैं। लिन्यूई तंज कसते हुए अपने हाथ का गंदा पानी जमीन पर फेंक देता है। ये हाई क्वालिटी के बुलेट प्रूफ टायर्स हैं, है ना? तुम्हारी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये शब्द बिल्कुल सीधे और दो टूक थे, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैंगो के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में जम जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नौजवान इतना सख्त होगा कि उसे एक मौका तक नहीं देगा। छोटा भाई, ऐसे मत करो, मुसीबत में दोस्त साथ हो तो अच्छा रहता है। लिन्यूई बिना वक्त जाया किए सीधे अपनी कमर से वेपन निकाल लेता है। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, बस एक शिकार की कमी थी। क्या तुम वो बनना चाहोगे? वो इंटरनेट का कुत्ता वैंगो थर थर कांपने लगता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में नफरत की चमक दिखाई देती है, जो सीधे लिन्यूई की नजरों से टकराती है। ठीक है, तुम महान हो, अब परेशान नहीं करूंगा, वो दांत पीसते हुए कहता है। वो दुम दबाकर अपनी खटारा वैन की तरफ भागता है और जोर से एक्सेलरेटर दबा देता है। वो गैस स्टेशन से काला धुआं छोड़ते हुए वहां से फरार हो जाता है। लिन्यूई अपना वेपन वापस रखता है और उस बेकार सी गाड़ी को जाते हुए देखता है। उसके लिए ये रोज की बात है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 2 किलोमीटर दूर जाकर उस इंटरनेट के कुत्ते ने अपनी गाड़ी एक मिट्टी के टीले के पीछे छिपा दी है। आखिर चल क्या रहा है? क्या सिर्फ किस्मत के जोर पर उसे वो मोबाइल होम मिल गया? इतना घमंड? वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारता है। उसके चेहरे से चापलूसी गायब हो चुकी है और अब सिर्फ जहरीली नफरत बची है। तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे? सब कुछ अकेले हड़पना चाहते हो? अब मैं तुम्हें ये सब उबलने पर मजबूर कर दूंगा। आए। वो अपनी आंखें सिकोड़कर वर्ल्ड चैनल खोलता है और रशियन बेयर गिल्ड के एक मेंबर को प्राइवेट मैसेज भेजता है। मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक बहुत मोटी भीड़ मिली है। कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से वियोन का जवाब आता है। कैसा माल है? इंटरनेट के कुत्ते, एक हेविली आर्म्ड ब्लैक मोटर होम। ये शायद LV3 है। उसे चलाने वाला अकेला आदमी है और गाड़ी सामान से पूरी लदी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोऑर्डिनेट्स बताओ। एरिया C996 गैस स्टेशन के पास। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एक अकेला आदमी, हेविली आर्म्ड मोटर होम, क्या तुम पक्का कह सकते हो? बिल्कुल पक्का, मैंने उसे अभी अभी देखा है। वो गाड़ी बहुत पावरफुल है। उसके टायर्स तक हमेशा चमकते रहते हैं। जब तुम उसे खत्म कर दो तो बस मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे देना। मुझे 10 पोर्शंस यूनिवर्सल फ्यूल चाहिए, ठीक है?
उस पर नजर रखो, उसे भागने मत देना। अगर सब सही रहा तो तुम्हें फ्यूल मिल जाएगा। स्क्रीन पर यह जवाब देखकर वो इंटरनेट का कुत्ता एक क्रूर मुस्कान देता है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बूढ़े का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। अब मैं तुम्हें सीधा मुझ के पास भेजूंगा। इधर आधे घंटे बाद लिनुई अपनी मोटर होम चलाते हुए एक अबैंडन्ड वेपनरी फैक्ट्री के किनारे पहुंचता है। ये जगह बहुत ही सुनसान और वीरान है। वो ज़ॉम्बीज को मारते वक्त मिले हुए बिनोक्यूलर्स उठाता है और दूर से मुआयना करने लगता है। वहां की ज्यादातर इमारतें पहले ही ढह चुकी हैं, बस कुछ विशाल फैक्ट्रीज ही बड़ी मुश्किल से खड़ी हैं। फैक्ट्री की बाहरी दीवार लाल ईंटों की बनी है, जिस पर सूखी बेलें और कैंटीले तार लगे हैं। अंदर कुछ डरावने साए बिना किसी मकसद के यहाँ वहां घूम रहे हैं। यकीनन यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन अभी तक कोई सेकंड ऑर्डर ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया। मुझे फैक्ट्री के अंदर जाना चाहिए। इसी बीच जैसे ही लिनुई आगे बढ़ने का सोचता है, अचानक रियर व्यू मिरर में उसे धूल का गुबार दिखाई देता है। इंजनों का शोर तेजी से गूंजने लगता है। लिनुई की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वो तेजी से पीछे देखता है। 8 मॉडिफाइड ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स एक भारी पिकअप ट्रक के पीछे से निकलती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये किसी पागल कुत्तों के झुंड की तरह रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। उनके हाथों में मैशेटीज, चेन्स और पिस्टल्स चमक रहे हैं। 2 आदमी अपनी बाइक्स मोटरहोम के ठीक सामने ले आते हैं ताकि रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए। लिनुई खामोशी से ड्राइवर सीट पर बैठा रहता है। उसकी नजर उस भारी पिकअप ट्रक पर पड़ती है, जिस पर एक 12.62 मिलीमीटर कैलिबर मशीन गन लगी है। उसकी बॉडी पर खून जैसे लाल रंग का वुल्फ हेड लोगो बना है। ये एक LV-3 व्हीकल है। लिनुई मन ही मन अंदाजा लगाता है कि सिर्फ टियर 3 व्हीकल्स ही इतने भारी एक्सटर्नल वेपन्स ढो सकते हैं। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और सामने आता है वायोन, जो वुल्फ क्रोकोडाइल गिल्ड का एक छोटा लीडर है। वो दुनिया के तबाह होने से पहले एक पेशेवर अपराधी था, लेकिन इस ग्लोबल रोड एस्केप गेम की वजह से वो जेल जाने से बच गया। वियोन एक मेगाफोन उठाता है और उसके चेहरे पर वैसी ही घिनौनी मुस्कान है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलते समय दिखाती है। सुनो, तुम वुल्फ क्रोकोडाइल गिल्ड से घिर चुके हो। तुम्हारी गाड़ी शानदार है, मुझे पसंद आई। बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ। नीचे उतरो, चाबियां हमारे हवाले करो और सारा माल यहीं छोड़ दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। मोटरसाइकिलों पर सवार गुंडे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे वो मोटर होम पहले ही उनकी जागीर बन चुकी हो। इस नज़ारे को देखकर लिनुई बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि वो उनका मजाक उड़ाता है। वो मैं सोच रहा था कि फैक्ट्री के अंदर के ज़ॉम्बीज से कैसे निपटूं, और ये खुद यहाँ चारे की तरह आ गए। लिनुई बाहर की तरफ शांत आवाज में कहता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? वियोन पहले तो चौंकता है, फिर उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो जोर से हंसने लगता है। हाँ, लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस मौत के सामने खड़े हो। भाइयों, इसे अपनी ताकत दिखाओ। मोटरसाइकिलों पर सवार गुंडे अपने हथियार तान देते हैं और कुछ तो मोलोटॉफ कॉकटेल्स भी जलाने लगते हैं। लिनुई उन हथियारों को देखता है, लेकिन डरने के बजाय वो और भी जोर से मुस्कुराता है। तुम्हें लगता है तुम मेरे टायर्स फाड़ दोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। सबको लगा था कि यह शिकार अब घुटनों पर आकर अपनी जान की भीख मांगेगा, लेकिन तभी उस काली मोटरहोम का इंजन जोर से गरजता है। लिनुई गाड़ी रोकने के बजाय अचानक फुल स्पीड में एक्सेलरेटर दबा देता है और सीधे सामने खड़ी बाइक की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। लानत है, ये तो पागल है। वो दोनों खिलाड़ी डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। एक जोरदार धमाका होता है और हड्डियां टूटने की आवाज आती है। लिनुई की मोटरहोम उन गुंडों को कुचलते हुए सीधे अबैंडन वेपनरी फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है। वियोन जमीन पर पड़े खून के लोथड़ों को देखकर दहाड़ता है, उसका पीछा करो, उसे जिंदा मत छोड़ना। उसने लिनुई की गाड़ी को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लिनुई की रफ्तार अब 80 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। पीछे से भारी पिकअप ट्रक में सवार वियोन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया है। वो सीधे अपने गनर को हुक्म देता है, उसके टायर्स पर निशाना लगाओ, वो चमकता हुआ रिम तबाह कर दो। उसे पता चलना चाहिए कि हमसे भागने का क्या अंजाम होता है। गनर हुक्म मिलते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियों की बौछार हो रही है, हर तरफ धुआं है, लेकिन मोटरहोम को एक खरोंच तक नहीं आती और उसकी रफ्तार भी कम नहीं होती। लिनुई फैक्ट्री के बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे ऐसे टक्कर मारता है जैसे वो लोहे का नहीं बल्कि किसी बिस्किट का बना हो। दरवाजा टूटकर हवा में उड़ जाता है। ये क्या बला है? क्या ये सच में कोई कार है? वियोन का लालच अब जुनून में बदल चुका है। भाइयों, अंदर घुसो, वो भाग नहीं सकता। वुल्फ क्रोकोडाइल गिल्ड के गुंडे शिकार की गंध पाकर पागलों की तरह पीछे लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, उनके सामने एक खौफनाक नजारा होता है। वहां दर्जनों ज़ॉम्बीज शोर सुनकर एक साथ उनकी तरफ मुड़ते हैं। लानत है, यहां तो पहले से ही शैतान मौजूद है। एक खिलाड़ी चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बंदूक चला पाता, फुर्तीले ज़ॉम्बीज उसे दबोच लेते हैं। उसकी चीखें पूरे फैक्ट्री हॉल में गूंज उठती हैं। वियोन का चेहरा डर और गुस्से से भर जाता है। उसने हमारे लिए जाल बिछाया था। अब उसे लिनुई की गाड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। वो और उसके आदमी चारों तरफ से भूखे ज़ॉम्बी से घिर चुके थे। वियोन ठंडी आह भरते हुए खुद को दिलासा देता है, ये तो बस लेवल 1 के ज़ॉम्बीज हैं, ये मुझे कैसे रोक पाएंगे? ये मेरे लिए बस एक एक्सपीरियंस पैकेज की तरह है।
नर की गहराइयों से गूंजती एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद उसने उस सुनसान आइस फैक्ट्री वर्कशॉप को पीछे छोड़ दिया। ज़ोंबीज की दूसरी और फिर तीसरी चिंगाड़ ये उन भूखे ज़ोंबीज का पागलपन था जो काफी देर से ताजे मांस की गंध सूंघ रहे थे। भारी कदमों की आवाज से जमीन कांपने लगी। वॉयो ने झटके से उस तरफ देखा जहां से ये डरावनी आवाजें आ रही थीं। अगले ही पल उसका खून जम गया। दर्जनों कॉमन ज़ॉम्बीज किसी लहर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उस भीड़ के सबसे आगे 3 मीटर ऊंचा एक दानव खड़ा था। उसका पूरा शरीर पत्थर जैसी मजबूत मसल से भरा हुआ था और उसकी स्किन का रंग मेटालिक ब्लू था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ बीन था। सिस्टम नोटिफिकेशन, टारगेट स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2। इसकी स्ट्रेंथ 80 है और डिफेंस के साथ एजिलिटी भी बहुत हाई है, लगभग 15। कहते हैं कि इनके मुक्के एक टैक्सी को चकनाचूर कर सकते हैं। टू स्टार्स। वॉयोन की आवाज लड़खड़ाने लगी। वो अपने बगल में बैठे ड्राइवर पर चिल्लाया, पीछे हटो, जल्दी करो, यहां से निकलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाहर निकलने का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था क्योंकि लेवल 1 ज़ॉम्बीज ने रास्ता रोक लिया था। फायर करो, क्या कोई गोलियां चलाएगा? वॉयोन अब बुरी तरह बौखला गया था। इन 2 स्टार ज़ॉम्बीज को मारना मौत के भंवर में फंसने जैसा था। हैवी मशीन गन ने आग उगलनी शुरू की। गोलियां उस दानव जैसे 2 स्टार ज़ॉम्बी को लगी, लेकिन उनसे सिर्फ खून के कुछ छींटे उड़े। उल्टा उन गोलियों ने उसे और भी ज्यादा उकसा दिया। उस जायंट 2 स्टार ज़ॉम्बी ने दहाड़ मारी और अपने हाथ की स्टील बीम को किसी जेवलिन की तरह उनकी तरफ फेंका। वो बहुत जोर से टकराया। बूम! पीछे मुड़ने की कोशिश कर रही एक ऑल टेरेन मोटरसाइकिल अपने ड्राइवर समेत कुचली गई और मांस के लोथड़े में बदल गई। दर्द भरी चीखें, गोलियों की तड़तड़ाहट और मॉन्स्टर्स के दहाड़ से उस शांत आइस फैक्ट्री का कोना कोना गूंज उठा। इसी बीच थोड़ी दूर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लिनोई एक कैबिन के अंदर बैठा था। वो दूसरे दरवाजे से पहले ही वहां से निकल गया था। हाथ में एक कोका कोला की कैन लिए वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से इस कत्लेआम को ऐसे देख रहा था जैसे कोई फ्री शो चल रहा हो। क्या तुम्हें मेरा मोबाइल होम चाहिए? लिनोई ने कोका कोला की एक चुस्की ली और अपने दांतों के पीछे से मुस्कुराया। अगले जन्म में अपना पहला टास्क याद रखना। आइस फैक्ट्री के अंदर की यह जंग ज्यादा देर नहीं चली। उन मोटरसाइकिलिस्ट को ज़ॉम्बीज की भीड़ ने घेर लिया और वो उनका निवाला बन गए। वो हैवी ट्रक अभी भी हार नहीं मान रहा था और अपनी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, लेकिन वो इस स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2 का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उल्टा वो उसे और नाराज कर बैठा। वोयॉन बेबसी में दहाड़ उठा जब उसने देखा कि वो स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2 सीधे गाड़ी की तरफ लपका। जोरदार टक्कर हुई। बूम! उस भारी मुक्के ने ट्रक के हुड को बेकार कर दिया। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और इंजन से काला धुआं निकलने लगा। तुरंत बाद उस दानव ने ट्रक के मुड़े हुए दरवाजे को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे वो पोटैटो चिप्स का कोई पैकेट हो। फिर उसने अंदर डरे हुए वॉयन को बाहर खींचा, बचाओ, और बस उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वॉयन को मांस और हड्डियों के एक ढेर में बदलते देख लिनवी ने अपनी कोका कोला की कैन नीचे रख दी। अब सफाई करने की मेरी बारी है। उसने इंजन स्टार्ट किया। स्टील के उस काले दरिंदे ने एक धीमी दहाड़ मारी। उसके 4 कभी न घिसने वाले टायर्स ने जमीन पर अपनी पकड़ बनाई। सामने ज़ॉम्बीज की भीड़ अभी भी प्लेयर की लाश के टुकड़े कर रही थी। वो जायंट स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2 अभी वॉयन की जांग को चबा रहा था। मशीन गन की वजह से उसके पैरों में पहले से चोट लगी थी, जिससे उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। यही सही मौका था। लिनवी ने अचानक ब्रेक छू दिया। फुल थ्रॉटल। जॉन का वो कैंपर वैन उस ऊंचे प्लेटफॉर्म की ढलान से तेजी से नीचे उतरा। आसमान से गिरते किसी काले मीटियोराइट की तरह वो अपनी पूरी विनाशकारी ताकत के साथ उस स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2 से जा टकराया। लिनवी पहले इस सिस्टम से उसे स्कैन कर चुका था और उसे पता था कि यह ज़ॉम्बी उसके सामने टिकने वाला नहीं है। उस जानम ने अपना सिर उठाया और उसकी धुंधली आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। अगले ही पल वो चमकदार ब्लू अलॉय बैटरिंग रैम उसके सामने था। बिना किसी टेक्निक के बस एक शुद्ध, हिंसक और बेहिसाब टक्कर। बूम! दरवाजा टूटने से भी 10 गुना तेज धमाका हुआ। उस स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी लेवल 2 का विशाल शरीर हवा में उछलकर फैक्ट्री की पीछे वाली दीवार से जा टकराया और आधी दीवार ढह गई। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, लिनवी ने एक शानदार टर्न लिया और गाड़ी को रिवर्स किया। गाड़ी के 4 नुकीले स्पाइक्ड व्हील्स ने बिना किसी रहम के उसे कुचल दिया। उसकी घायल टांगों से हड्डियां टूटने की जो आवाज आई, वो सुनने में काफी सुकून देने वाली थी। वो लेवल 2 जायंट ज़ॉम्बी दर्द से खड़ा उठा और अपनी बची कुची ताकत से हमला करने की कोशिश करने लगा। देखते हैं तुम और कितनी देर तक चिल्लाते हो। लिनोई ने बिना किसी भाव के गियर बदला। एक बार फिर जोरदार टक्कर हुई। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक सेकंड लेवल ज़ॉम्बी को मार गिराया है। फॉलन ऑब्जेक्ट्स, पहला रीमॉडलिंग प्लान LV3 LV4, दूसरा एक्स अटैक जेनेटिक बूस्टर एजेंट। अपनी इन रिवॉर्ड्स को देख लिनोई के चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि उसने तुरंत इनामों को चेक नहीं किया, बल्कि वो पूरी आइस फैक्ट्री के ज़ॉम्बीज का सफाया करने के लिए तैयार हुआ। लिनोई ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी तरफ भागकर आ रहे ज़ॉम्बीज को कुचलने के लिए एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। ज़ॉम्बीज के पास दिमाग नहीं होता, बस शिकार करने का जुनून होता है। इसलिए जब तक लिनोई जिंदा है,
वो बिना रुके आते रहेंगे। आधे घंटे बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया गया था। लिनुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। नीचे हर तरफ खून और मांस बिखरा था। ये काफ़ी घिनौना मंजर था। उसने अपनी नाक ढकी और तेज़ी से आइस फैक्ट्री की तरफ भागा। आज उसका असली मकसद यही था। कई खाली गोदामों में ढूंढने के बाद आखिर उसे वो आर्सेनल मिल गया, जहां सामान से भरी अलमारियां सजी हुई थीं। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। भले ही वो मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन फिर भी वो मालामाल हो गया था। सामने का नजारा देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोने में मिलिट्री एम्यूनिशन के बक्से करीने से रखे थे। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने स्पेशल ऑक्सिलरी एम्यूनिशन के 30 बॉक्सेस और 3000 राउंड्स हासिल किए हैं। साथ ही एंटी टैंक माइंस के 10 बॉक्सेस और 500 पीसेस मिले हैं। आपने हैंड ग्रेनेड्स के 10 बॉक्सेस और 1000 पार्ट्स हासिल किए हैं। लेकिन जो चीज़ लिनुई को सबसे ज़्यादा रोमांचित कर रही थी वो आर्सेनल के काफ़ी अंदर थी। वहाँ चमकदार मेटल इनवर्ट्स रखे थे। आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, कुल 500 यूनिट्स। लिनुई ने उन ठंडे धातुओं को छुआ। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मैं तो बस यहाँ 90 यूनिट्स स्पेशल स्टील की उम्मीद में आया था, पर इस फैक्ट्री ने तो छप्पर फाड़ कर दे दिया। कैंपर वैन अब एक बार फिर अपडेट होने वाली थी। स्पेस फोल्डिंग मेटल बार, 500 यूनिट्स बुलेट रेजिस्टेंट आर्मर्ड स्टील, 3000 राउंड स्पेशल एमिशन, 500 एंटी टैंक माइंस और 1000 हैंड ग्रेनेड्स। लिनुई ने सामान के उस पहाड़ को देखा और फिर अपनी उस कैंपर वैन को देखा जो पहले से ही भरी हुई थी। WV असॉल्ट कैंपर के अंदर 12 मीटर क्यूब की जगह है, लेकिन वो सब स्टोरेज से भरा हुआ था। अंदर चलने के लिए बस एक पतला सा रास्ता बचा था। बाकी जगह पहले लूटी गई इंस्टेंट नूडल्स और पानी की बोतलों से भरी थी। 500 यूनिट स्टील की तो बात ही छोड़िए, गोलियों के डिब्बे भी बिस्तर के नीचे बमुश्किल समा रहे थे। एक बार व्हीकल इंप्रूवमेंट प्लान इस्तेमाल हो गया तो वो गायब हो जाएगा और फिर मटेरियल्स को स्टोर करने का ऑप्शन भी चला जाएगा। उधर बाहर खड़े उस तबाह हो चुके हेवी ट्रक को भी डिसमेंटल करके काफी सामान मिल सकता था, पर यह सब ले जाना नामुमकिन था। लिनुई ने थोड़े सिरदर्द के साथ अपनी भौहें सिकोड़ी। वो उस चूहे जैसा महसूस कर रहा था जो अनाज से भरे गोदाम में तो गिर गया है, पर उसका पेट बहुत छोटा है। जब मैं इसे ले नहीं जा सकता तो बस एक ही रास्ता है। लिनुई की नजरें अपनी काली कैरावैन पर टिक गईं। मुझे इसे यहीं अपग्रेड करना होगा। कैरावैन इंप्रूवमेंट प्लान LV2 से LV3, करंट प्लान बी परफेक्ट वर्जन। मटेरियल्स इंस्पेक्शन, आर्मर्ड स्टील 100 यूनिट्स ओक, प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ओक, फायर कंट्रोल चिप ओक। एवोल्यूशन शुरू करो। लिनुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। अचानक चारों तरफ वही जानी पहचानी डार्क गोल्ड रोशनी फैल गई, लेकिन इस बार इसमें खून जैसा लाल रंग भी घुला हुआ था। ये किसी जंगी मशीन का रंग था। गोदाम में रखे वो हाई क्वालिटी स्टील इंगट्स जैसे किसी जादू से खिंचे चले आए। वो पिघली हुई धातु की एक लहर बनकर गाड़ी की बॉडी पर बरसने लगे। धातुओं के आपस में जुड़ने और बढ़ने की डरावनी आवाजें आने लगी। उस मोटरहोम का आकार अब पूरी तरह बदल रहा था। उसकी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई और उसका चैसी किसी छोटे चलते फिरते किले की तरह मजबूत हो गया। उसकी आर्मर जो पहले से ही मोटी थी अब और भी ज्यादा मोटी हो गई और उस पर रिएक्टिव आर्मर ब्लॉक्स भी लग गए जो सिर्फ टैंक्स में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी छत पे हुआ। जहां पहले एक खाली गन टरेट था, वो पागलों की तरह घूमने लगा। रोबोटिक आर्म्स बाहर निकली और आर्मर प्लेट्स अपनी जगह पर फिट होने लगी। आखिर में 1-2 मीटर लंबी और 25 मिलीमीटर कैलिबर की काली कैनन धीरे धीरे ऊपर उठी। ये एक हैवी चेन गन थी। अब ये वो पुरानी मशीन गन नहीं थी जिसे चलाने के लिए किसी को बाहर से निकालना पड़े, बल्कि ये रडार कंट्रोल फायर वाली एक पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन थी जिसे अंदर से ही कंट्रोल किया जा सकता था। ये साक्षात मौत की मशीन थी। 10 मिनट बाद वो चमक गायब हो गई। गोदाम के बीचों बीच एक विशाल और डरावनी चीज खड़ी थी जिससे ठंडी लहरें निकल रही थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, व्हीकल एवोल्यूशन सफल रहा। मोबाइल होम लेवल 3। फिजिकल डिफेंस में अब बड़ा बदलाव आया है। अब एक आम RPG के लिए भी इसे भेदना मुश्किल है। टनेज 20 टन्स, स्पेस 20 मीटर क्यूब और इसकी ड्यूरेबिलिटी अब बेमिसाल है। एक्सटर्नल वेपन M33 जीरो जाइंट चेन गन 25 मिलीमीटर कैलिबर। इसकी फायर रेट 200 राउंड्स पर मिनट है और इफेक्टिव रेंज 2500 मीटर है। लिनुई अपने सामने खड़े उस विशाल ढांचे को देखता है और इत्मीनान के साथ अपना सिर हिलाता है। इसका साइज किसी भी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा इंतजार था वो तो बस अब शुरू होने वाली है। टैलेंट एक्टिवेट होता है, गोल्डन कीवर्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है LV3, और ये रहा लिन्यू जिसकी सांसें इस मंजर को देखकर थम सी गई हैं। उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी गोल्डन रूलेट व्हील बड़ी तेजी से घूम रहा है जिसमें अनगिनत सिंबल्स नजर आ रहे हैं। अचानक रूलेट व्हील रुकता है। मुबारक हो, उसे गोल्डन मैग्नेटिक स्ट्राइप मिल चुका है। स्पेशल फोल्डिंग पेलाइड गोल्डन लेजेंड रूल्स बेस्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप के एट्रीब्यूट्स की वजह से अब RV के वेयरहाउस को स्टोरेज रिंग जैसी खूबी मिल गई है जिसमें वर्चुअल स्पेस का इस्तेमाल होगा। इफेक्टिक इन्फिनाइट एक्सपेंशन। अंदरूनी स्पेस अब 1 लाख गुना फैल चुका है, जो फिलहाल 1 लाख मैश टू द पावर 3 है। फ्रेशनेस एब्सोल्यूट। इसमें रखी गई हर चीज के लिए वक्त ठहर जाएगा, वो कभी सड़ेंगे नहीं। तीसरा नियम टोटल ब्लॉक।
यानी सिर्फ होस्ट ही इसे खोल सकता है या सामान निकाल सकता है। और चौथा, करेक्शन फंक्शन, जो इंटेलिजेंट और ऑटोमेटिक मटेरियल्स हैंडलिंग का काम करेगा। इन एट्रीब्यूट्स को देखते ही लिनोई के मुंह से गाली निकल जाती है। 1 लाख गुना। आखिर 1 लाख m टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड कंटेनर? भले ही एक कार्गो शिप का होल्ड हो, पर यह सीधा आरवी के वेयरहाउस में समा जाएगा। ये कोई अलमारी नहीं है, ये तो अपने साथ पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स सेंटर लेकर चलने जैसा है। लिनोई इतना उत्साहित है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। इस फंक्शन के होते हुए अब किसे फिक्र होगी कि सामान कैसे ले जाना है। इन 500 स्टील यूनिट्स की तो बात ही छोड़िए, अगर वो इस पूरी वेपनरी फैक्ट्री के साथ साथ बाहर पड़े उन बेकार टैंक्स के मलबे को भी उठा ले, तो भी वो सब बस एक कोने में समा जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव असाइन करता है, आरवी वेयरहाउस। अचानक एक सुनहरी रोशनी की किरण आरवी के बिस्तर के पास बनी उस साधारण सी दिखने वाली अलमारी में समा जाती है। बाहर से तो कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जब लिनोई उसका ढक्कन खोलता है तो वहां कोई संकरा काला छेद नहीं, बल्कि एक गोल दिखने वाला स्पेस है जिसकी कोई सीमा नहीं लगती, और उससे एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही है। एक शानदार सर्कुलर स्पेस। लिनोई एक गहरी सांस लेता है। वो अपनी आंखों में एक चमक लिए उन सामानों के ढेर की तरफ मुड़ता है। गैदर। देखते ही देखते वो भारी भरकम स्टील और गोलियां जिन्हें उठाने में लिनोई की हालत खराब हो जाती, वो सब अब किसी वैक्यूम क्लीनर की धूल की तरह खिंचे चले आ रहे हैं। टनों के हिसाब से सामान अपनी जगह से गायब होकर उस सर्कुलर स्पेस में समा रहा है। इनकम आर्मर्ड स्टील एक्स रेटेड बुलेट प्रूफ 400 यूनिट्स। इनकम फ्लोटिंग बुलेट्स 3000 बुलेट्स। इनकम हैंड ग्रेनेड्स 1000 यूनिट्स। इनकम लैंड माइन्स एक्स 500 यूनिट्स। महज कुछ ही मिनटों में वो आर्मामेंट फैक्ट्री का वेयरहाउस जो सामान से खचाखच भरा था, लिनोई के चेहरे से भी ज्यादा साफ हो गया। उसने तो वहां की अलमारियां तक नहीं छोड़ी। आखिर वो लोहे की बनी थी और उन्हें पिघलाया जा सकता था, लेकिन इतना काफी नहीं है। लिनोई वेयरहाउस से बाहर निकलता है और जमीन पर बिखरे मलबे को देखता है। वियॉन का तबाह हो चुका हेवी ट्रक और वो 7-8 मोटरसाइकिल्स। हेवी ट्रक को डिसअसेंबल करो, ऑल टेरेन मोटरसाइकिल्स को डिसअसेंबल करो। डिसअसेंबली से मिला AOX 90 यूनिट्स, रबर X15 यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम कंपोनेंट्स X10, और वो सारा सामान जो ज़ॉम्बीज़ ने फर्श पर गिराया था। सब उठा लो, कुछ भी मत छोड़ो। लिनोई अपना हाथ लहराता है और सारा सामान पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उसे मिलता है मिनरल वाटर के 5 बॉक्सेस, चावल, सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल और मक्खन, ड्रैगन राजा की फिजिकल बुक्स का सेट, लेजेंड ऑफ मॉर्टल्स का कंप्लीट फिजिकल बुक सेट, टमाटर और खीरे। 10 मिनट बाद वो आर्म्स फैक्ट्री का मैदान, जो किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था, अब पूरी तरह खाली हो चुका है। लिनोई बड़े संतोष के साथ वेयरहाउस के अंदर मौजूद सामान को देखता है। वो आरवी की मजबूत बॉडी पर हाथ थपथपाता है। अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। रैम्बल। वो मॉडिफाइड आरवी एक भारी दहाड़ के साथ आखिरी पत्थर को कुचलते हुए आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे आर्म्स फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकलती है। ढलते हुए सूरज की रोशनी उस काली मशीन की परछाई को और भी लंबा कर देती है। उसके वेयरहाउस में अब इतना असला है कि उससे एक पूरी की पूरी कंपनी या एक छोटी सी बस्ती को हथियार दिए जा सकते हैं। उधर वो इंटरनेट एडिक्ट स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े बैठा है। वॉकी टॉकी में कोई सिग्नल नहीं है और उसके माथे पर पसीना आ रहा है। आखिर वहां कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? उसका वियॉन से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वियॉन और उसके आदमी करीब 1 घंटा पहले अंदर गए थे। वो गोलियों की आवाज और चीख पुकार भी काफी देर पहले बंद हो चुकी है। क्या कुछ बुरा हुआ है? वांग थूक निकलता है। वो बहुत घबराया हुआ है। शुरू में उसने सोचा था कि जब वियॉन उस एहसान फरामोश शख्स को मार देगा तो वो अंदर जाकर अपना हिस्सा ले लेगा। आखिर कोऑर्डिनेट्स तो उसी ने दिए थे। वियॉन ने उसे 10 यूनिट्स यूनिवर्सल फ्यूल देने का वादा किया था। अगर वायॉन उसे धोखा देता है तो वो ग्रुप में सबको बता देगा कि वुल्फ गिल्ड वाले कितने बड़े धोखेबाज हैं। वो मन ही मन सोच रहा है कि कोऑर्डिनेट्स देने के बाद भी उसे इनाम नहीं मिला, लेकिन अब वहां छाई ये खामोशी उसे एक अनजाने डर से भर रही है। शायद उसे अंदर जाकर देखना चाहिए। अभी वो कशमकश में ही था कि तभी धूम 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 एक ताकतवर और भारी इंजन की आवाज उस फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर आती है। वॉन्ग फौरन अपने बाइनोकुलर्स उठाता है। अगले ही पल उसके हाथ से बाइनोकुलर्स एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। ढलते सूरज की रोशनी में काले स्टील का एक विशाल दैत्य बाहर निकल रहा है, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक लग रहा है। उसकी मोटी तोप सूरज की रोशनी में चमक रही है, जिससे एक बर्फीली और डरावनी रोशनी निकल रही है। इस गाड़ी के पीछे न तो वियॉन का ट्रक है और न ही लोबो गिल्ड के उन गुंडों की मोटरसाइकिल्स। वहां कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। वांग की टांगें कांपने लगती हैं। कोई भी बेवकूफ अंदाजा लगा सकता था कि क्या हुआ होगा। वियॉन और उसके आदमी मिटा दिए गए हैं। उसे भागना होगा, बस किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। कांपते हाथों से वांग अपनी वैन स्टार्ट करता है, जिससे काला धुआं निकल रहा है, और वहां से भागने के लिए गाड़ी मोड़ता है। लेकिन ठीक उसी पल उस काली मशीन का टर्रेट घूमता है। बिना किसी फालतू हरकत के उस तोप का काला सुराख मौत की आंख की तरह उसकी तरफ मुड़ जाता है। कई 100 मीटर की दूरी से उसने पूरी सटीकता के साथ ट्रक पर निशाना साध लिया है।
गाड़ी के अंदर लिनोई अपनी हाई टेक ड्राइवर सीट पर बैठा है। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमक रही है और एक लाल रंग का क्रॉस शेप्ड साइट उस बुलियान 1 की तरफ इशारा कर रहा है। रेडार फायर कंट्रोल ने टारगेट लॉक कर लिया है। बुलियान 1 लाइट व्हीकल, दूरी 1450 मीटर, इम्पैक्ट की पूरी संभावना है। लिनोई ठंडे दिल से स्क्रीन पर भागने की कोशिश कर रही उस छोटी सी वैन को देखता है और सोचता है, हाँ, मुझे पता था, ये तुम ही थे। आखिर मैं व्योम की गिल्ड के निशाने पर कैसे आया, अब समझ में आया। वो कहता है, ठीक है, मैं इस नए टर्रेट की ताकत आजमाने के लिए तुम्हारा ही इस्तेमाल करूंगा। उसकी उंगली धीरे से उस लाल बटन को छूती है। बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी रहम के वो फ्यूल टैंक को निशान बनाकर फायर करता है। एक जोरदार धमाका होता है। गाड़ी की बॉडी बस थोड़ी सी हिलती है। 25 मिलीमीटर की एक आर्मर पियर्सिंग बुलेट हवा को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर वांग पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबा रहा है और बड़बड़ा रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अगले ही पल बूम, उसकी आंखों के सामने एक विशाल आग का गोला फटता है। इस दुनिया में उसकी ये आखिरी याद थी। वो पूरी गाड़ी टुकड़ों में बिखर गई, जैसे बंजर जमीन पर मौत का कोई फूल खिला हो। लिनोई स्क्रीन पर उस जलते हुए गोले को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन खून से सने ज़ॉम्बीज को देखकर जो तनाव उसे हुआ था, वो अब कम हो रहा है। एक शॉट, एक जान, क्या ताकत है, क्या सटीकता है। वाकई इतने सारे मटेरियल ज़ाया नहीं गए। वो रुकता नहीं है और ना ही अपनी रफ्तार धीमी करता है। अपनी मोटर होम चलाते हुए वो सीधा उस जलते हुए मलबे के ऊपर से गुजर जाता है। वो 26 डिग्री सेल्सियस के सुहावने तापमान और धीमे संगीत के बीच सड़क पर आगे बढ़ रहा है। लिनोई ठंडी सोडा की एक कैन खोलता है और रीजनल सिस्टम पैनल चेक करता है। इस वक्त ग्लो चैनल पर हर तरफ चीख पुकार और दुख भरा माहौल है। कोई पानी मांग रहा है तो किसी की गाड़ी के टायर किसी म्यूटेंट जानवर ने फाड़ दिए हैं और वो मौत के करीब है। कोई डॉक्टर ढूंढ रहा है क्योंकि उसे इन्फेक्शन और तेज बुखार है। लिनोई इन जानकारियों को देखते हुए अपना सिर हिलाता है। यही है कयामत की हकीकत। भूख, ठंड, बीमारी और राक्षस। ज्यादातर लोग अब भी जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं, जबकि वो एक बख्तरबंद किले में बैठकर ये सोच रहा है कि इन ढेरों सामानों का क्या किया जाए। अचानक कुछ खास रिवॉर्ड्स पर उसकी नजर पड़ती है। बाथियन अलायंस हर तरह के जेनेटिक सीरम्स के लिए बड़ी कीमत देने को तैयार है। स्ट्रॉन्ग कोवर्जन वाले अवेकन प्लेयर्स और खास तौर पर महिलाओं को भर्ती कर रहे हैं। मिस्ट्री शॉपर को 30 यूनिट्स यूनिवर्सल फ्यूल और जेनेटिक अटैक एजेंट की तलाश है। जेनेटिक एजेंट? लिनोई की भौहें तन जाती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ एलीट प्लेयर्स ने इस दुनिया के जादुई और रहस्यमयी पहलू को समझ लिया है। सिर्फ हथियारों के भरोसे रहना काफी नहीं है। इंसान की अपनी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यही वजह है कि ये बड़े खिलाड़ी पागलों की तरह जेनेटिक एजेंट्स खरीद रहे हैं। लिनी अपनी जेब से एक बोतल निकालता है जो उसे एक सेकंड लेवल ज़ॉम्बी से मिली थी। जेनेटिक एजेंट अटैक। टेस्ट ट्यूब में एक हल्का नीला लिक्विड धीरे धीरे बह रहा है, जिससे एक जादुई चमक निकल रही है। इसका नाम है जीन ऑफ स्ट्रोक। ये एक रेयर क्वालिटी का एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑब्जेक्ट है। ये शरीर की पूरी बनावट को सुधार देता है और ताकत बढ़ाता है। वो सुई को अपने हाथ की मांसपेशियों में चुभो देता है। लिक्विड का वो बर्फीला बहाव उसकी रगों में समा जाता है, लेकिन तुरंत ही वो ठंडक लावा जैसी गर्मी में बदल जाती है। लिन्योई अपने दांत भींच लेता है और उसके माथे की नसें उभर आती हैं। एक ऐसा दर्द जो हड्डियों की गूदे तक महसूस हो रहा है, जैसे उसके शरीर की हर सेल को तोड़ा जा रहा हो और फिर से बनाया जा रहा हो। ये तेज दर्द पूरे 5 मिनट तक चलता है। जब दर्द शांत होता है तो उसकी जगह एक ऐसी फुर्ती और ताकत ले लेती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लिनी झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर जो कभी दुबला पतला था, अब भले ही पहलवानों जैसा न हुआ हो, पर उसके शरीर की हर लकीर अब बहुत ताकतवर और फौलादी हो चुकी है। कॉम्बैट असेसमेंट, शारीरिक क्षमता अब एक ट्रेन्ड सोल्जर के बराबर है। लिनवी एक गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि वो अब अकेले ही 5 इंसानों पर भारी पड़ सकता है। भले ही वो अभी पूरी तरह ज़ॉम्बीज का मुकाबला न कर पाए, पर जेनेटिक ड्रग की कुछ और डोजेस के बाद वो पक्का तैयार हो जाएगा। इसी सोच के साथ वो रीजनल चैट चैनल में जेनेटिक ड्रग्स ढूंढने लगता है, और तभी अचानक नोटिफिकेशंस की आवाज की एक बाढ़ सी आ जाती है। वह कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं था और न ही कोई साधारण प्लेयर, बल्कि रेड और डार्क सिग्नल का एक बहुत बड़ा स्रोत था। लिंगवी तुरंत अपने बिनोकुलर्स उठाता है और दूर क्षितिज की ओर देखने लगता है। वहां उसे एक चौंकाने वाला नजारा दिखता है। ऊसर जमीन के उस पार किलोमीटर दूर एक मेन बैटल टैंक खड़ा था, जिस पर कैमोफ्लैज पेंट लगा हुआ था। यह एक असली हैवी मिलिट्री व्हीकल था जो अब सड़क के किनारे खड़ा था और उसके टर्रेट से काला धुआं निकल रहा था। उस टैंक के चारों तरफ भाले की तरह सफेद और नुकीली 2 बोनी स्पाइन्स उसकी आर्मर में गहराई तक धसी हुई थी, जिनमें से कुछ तो सीधे अंदर तक घुस गई थीं। उन बोनी स्पाइन्स के दूसरे सिरे पर एक अजीब और बड़ा पतला क्रीचर था, जो किसी एलियन की तरह सफेद बोनी प्लेट से ढका हुआ था। वह एक विशाल चट्टान पर बैठा हुआ बड़ी बेरुखी से उस टैंक को देख रहा था। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। चेतावनी, एक नए क्रीचर से सामना हुआ है। नाम व्हाइट थॉर्न। लेवल 3 की पुष्टि हो चुकी है। यह लेवल 3 या उससे ऊपर का मॉन्स्टर था।
सिस्टम इसके एट्रीब्यूट्स या स्किल्स की जानकारी नहीं देता, खिलाड़ियों को खुद इसके बारे में पता लगाना होगा। लिंगवी की पुतलियां ये देखकर थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वह खुद की तरफ देखता है। उसके लेवल 3 मोटर होम की रियर आर्मर की डिफेंस 200 थी। फिर वह छत के भीतरी दरवाजे की ओर देखता है, जहां अभी अभी एक नई 25 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन इंस्टॉल की गई थी। वह अपने मन में एक कड़ा फैसला लेता है और सोचता है, इस व्हाइट थॉर्न की जांच करके इसे खत्म करने का यही सही मौका है। एक लेवल 3 मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड बहुत शानदार होना चाहिए। लिंगवी तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाता है और वह आर्म्ड ब्लैक फोर्ट्रेस मुख्य सड़क से हटकर उस व्हाइट थॉर्न की तरफ मुड़ जाती है। उसकी इंस्टिंक्ट उसे ठीक वैसी जगह रुकने पर मजबूर करती है जहां से ऑटोमेटिक कैनन अपना काम शुरू कर सके और एक लेवल 3 मॉन्स्टर के पहले कत्लेआम का गाह बन सके। जब वह उस व्हाइट हॉर्न से करीब 2000 मीटर की दूरी पर था, तभी लिंगवी ने ब्रेक्स लगा दिए। एमिंग स्क्रीन के जरिए उसे उस क्रीचर की पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी युद्ध में लड़ रहे योद्धा जैसा लग रहा था। उस एलियन क्रीचर के शरीर पर सफेद हड्डियों का कवच था, उसके हाथ पैर लंबे और ताकतवर थे और पीछे एक लंबी पूंछ लहरा रही थी। इस वक्त वह किसी बिल्ली की तरह चूहे के साथ खेल रहा था। वह बीच बीच में अपनी पूंछ से एक कांटा छोड़ता जो सीधा टैंक पर जाकर लगता और उससे धातु के टकराने की आवाज आती। उस टैंक का टरेट पूरी तरह जाम हो चुका था और उसकी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म खराब होने के साथ साथ ट्रैक्स भी पूरी तरह टूट चुके थे। लिंगवी की उंगलियां बड़े ही शांत मगर पागलपन भरे अंदाज में फायर कंट्रोल को सहलाती हैं। वह खुद से कहता है, भले ही मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स पैनल ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक इसके पास हेल्थ बार है और ये एक ऑर्गेनिक क्रीचर है, तब तक मेरी 25 मिलीमीटर ऑटोमेटिक कैनन के सामने इसकी कोई औकात नहीं। अगर एक शॉट से काम नहीं चला तो कुछ और आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल्स दाग दूंगा। उसकी M33 जीरो चेन वेनेमस वॉस्प ऑटोमेटिक कैनन में कुल 200 आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स थीं। पिछली बार के इस्तेमाल के बाद अब 199 बची थीं, जो इस लेवल 3 क्रीचर को मारने के लिए काफी होनी चाहिए थी। लिंगवी एक गहरी सांस लेता है और इसे फुल ऑटोमेटिक के बजाय सिंगल शॉट मोड पर सेट कर देता है। निशाना सीधा व्हाइट थॉर्न के सिर पर था। हालांकि इस कैनन के साथ दूरी का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस व्हाइट थॉर्न की रिएक्शन स्पीड अविश्वसनीय थी। जैसे ही गोली उस तक पहुंचने वाली थी, ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ में भी आंखें हों। उसने फुर्ती से अपने दुबले शरीर को मोड़ा और गोली उसके सिर के पास से निकल गई। वह आर्मर पियर्सिंग बुलेट उसकी पीठ पर जा लगी, जिससे गहरे हरे रंग का खून फव्वारे की तरह निकला। लेकिन अगले ही पल लिंगवी ये देखकर हैरान रह गया कि जख्म के पास का मांस पागलों की तरह हरकत कर रहा था और देखते ही देखते महज 2 सेकंड्स के अंदर वह घाव पूरी तरह भर गया। वहां एक निशान तक नहीं बचा था। यह सुपरसोनिक रिजनरेशन था। लिंगवी के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह सोचता है, ये तो उन ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें सिर्फ सिर पर गोली मारकर खत्म किया जा सकता है। इसे मारने के लिए मुझे या तो इस पर गोलियों की बौछार करनी होगी या इसके कोर को एक ही झटके में तबाह करना होगा। अचानक हमला होने से वह वाइथॉन गुस्से में एक तेज चीख मारता है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, बस एक बड़ा सा मुंह और दरार थी। उसने दूर खड़ी उस काली मोटरहोम को अपनी नजरों में भर लिया और गुस्से से पागल होकर टैंक को छोड़ दिया। वह अपने चारों पैरों पर किसी सफेद बिजली की तरह लिंगवी की ओर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि टॉप लेवल एजिलिटी वाले ज़ॉम्बी से भी दोगुनी लग रही थी। 2000 मीटर की दूरी उसके पैरों तले सिमटती जा रही थी, लेकिन लिंगवी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि जब तक दुश्मन सीधी लकीर में दौड़ रहा है, वह एक आसान निशाना है। जैसे ही व्हाइट थॉर्न 800 मीटर के दायरे में आया, उसकी पूंछ अचानक रुकी और उसमें से आधा मीटर लंबा एक हड्डी का कांटा किसी मिसाइल की तरह सीटी बजाता हुआ निकला। वह कांटा सीधा मोटरहोम की रिएक्टिव आर्म से टकराया, जिससे जोरदार चिंगारियां उठीं। हालांकि वह स्टील को चीर नहीं पाया, लेकिन उसने आर्मर की सतह पर 2 गहरे छेद कर दिए और वहां से जहरीला धुआं निकलने लगा। लिंगवी के दिमाग में अलार्म बजने लगता है। चेतावनी, कवच को नुकसान पहुंचा है, डिफेंस वैल्यू 2 अंक कम हो गई है, जहरीला और संक्षारक टॉक्सिन मिला है जो धातु गला सकता है। लिंगवी समझ गया कि अगर ये चीज करीब आ गई और उसने अपने पंजों और पूंछ से हमला जारी रखा, तो लेवल 3 डिफेंस वाली गाड़ी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वह मन ही मन ठान लेता है, इसे करीब नहीं आने देना है। एक्टिवेट द ऑटोमेटिक स्कैनिंग फायर कंट्रोल। होलोग्राफिक स्क्रीन पर वह सफेद साया तेजी से हिल रहा था, जिसे अब एक रेड स्कैनिंग ग्रिड ने घेर लिया था। व्हाइट थॉर्न लगातार अपनी दिशा बदल रहा था, लेकिन लिंगवी ने एक बारीक चीज नोटिस की। वह क्रीचर चाहे जैसे भी मूव करे, उसका शरीर अनजाने में एक तरफ झुका रहता था, ताकि वह अपने दाहिने हिस्से को बचा सके। वहां कवच का रंग थोड़ा हल्का था। लिंगवी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है, पकड़ लिया तुम्हें। अब व्हाइट थॉर्न 500 मीटर के करीब पहुंच चुका था। उसे लगा कि वह काली गाड़ी शायद उसके हमलों से डर गई है और उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी ताकि छत पर कूदकर उसे तबाह कर सके। तभी लिंगवी ने फायरिंग मोड को अचानक ऑटोमेटिक पर स्विच किया और बटन दबा दिया। अब मरो कमीने। दम 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 दम। गाड़ी की छत पर लगी चेन गन एक भयानक गर्जना के साथ दहाड़ उठी, जिसकी फायर रेट 2000 शॉट्स पर मिनट थी। पल भर में उसने मौत का एक ऐसा अभेद्य जाल बुना कि व्हाइट थॉर्न हवा में ही सुन्न हो गया। उसने बचने की कोशिश की,
लेकिन उसके दाएं बाएं और सामने हर तरफ गोलियों की दीवार खड़ी थी। इसे कहते हैं हैवी फायर पावर का कहर। कई गोलियां उसके पैर और कंधे पर लगीं, जिससे हरा खून फैल गया। उन गोलियों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके शरीर में एक घातक जड़ता पैदा हो गई, और ठीक उसी पल एक गोली पूरी सटीकता के साथ उसकी कमर के दाहिने हिस्से पर उस हल्के रंग वाले कवच पर जा लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। वह सख्त कवच चकनाचूर हो गया और गोली सीधे अंदर जाकर फट गई। वह दुबला पतला सफेद शरीर अचानक रुक गया और उसकी कमर बीच से फटकर दो हिस्सों में हो गई। हरे रंग के अंग और टूटी हुई हड्डियां बाहर निकल आईं। वह शरीर जो पहले बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था, अब किसी फटे हुए पुतले की तरह जमीन पर लुढ़कने लगा और अंत में एक चट्टान से जा टकराया। वह अब भी तड़प रहा था और अपने आधे शरीर के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था। उसके घावों का मांस अब भी कटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए छटपटा रहा था। लिंगवी कमेंट करता है, वाकई इसकी जान बहुत सख्त है लिंगी। और वो एक बार फिर फायर बटन दबा देता है। इस बार निशाना अचूक था और उसकी कमर का दाहिना हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक लेवल 3 व्हाइट स्पाइन एलियन को मार गिरा है। इनाम के तौर पर आपको 202 यूनिवर्सल बुलेट्स, एक एलीट पोर्शन ऑफ अटैक और एक पावरफुल एंटीबायोटिक मिली है जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। खिलाड़ी लिंगवी ने लेवल 3 मॉन्स्टर की फर्स्ट डेथ का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पूरे फ्रीक्वेंसी पर यह ऐलान गूंज उठता है और उसे एक डेफिनेटिव जेनेटिक सीरम मिलता है। क्षेत्रीय चैनल पर खलबली मच जाती है। ज़ाओटियम्बा जो अभी लेवल 3 पर पहुंचा था और जिसने बैटियन अलायंस बनाया था, वो भी दंग रह गया। बड़े और छोटे सभी गिल्ड्स के लोग लिंगवी को प्राइवेट मैसेजेस भेजने लगे ताकि उसे अपनी टीम में शामिल कर सकें या वह सीरम खरीद सकें। लिंगवी ने तुरंत रीजनल चैनल बंद किया और नॉन डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया। उसने उस बेजान पड़े व्हाइट थॉर्न की लाश को देखा और कंट्रोल लेवर छोड़ दिया जो अब भी गर्म था। वह सोचता है, लेवल 3 मॉन्स्टर को मारना लेवल 2 ज़ॉम्बी के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। अगर मेरा सामना लेवल 4 ज़ॉम्बी से हुआ तो क्या होगा? इस ख्याल ने उसके मन में फिर से खतरे की घंटी बजा दी। उसे जिंदा रहने के लिए अपनी गाड़ी को और भी बेहतर बनाना होगा। उसने अपनी मोटरहोम की आर्मर में धंसे हुए उस हड्डी के कांटे को देखा जिसकी वजह से गाड़ी की डिफेंस कम हो गई थी। लिंगवी उसे निकालने के लिए बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने गाड़ी को लाश के पास खड़ा किया और उसे ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लिया। अपनी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हुए लिंगवी सारा लूट अपने स्टोरेज स्पेस में भर लेता है। तभी उसकी नजर उस टूटे हुए बैटल टैंक पर पड़ती है। यह सच में एक बहुत बड़ी डील है। भले ही इसका कैटरपिलर और टर्रेट पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, लेकिन इसमें लगा हुआ कई टन मिलिट्री आर्मर्ड स्टील असली है। लिंगवी सोचता है कि अगर वो इसे ब्रेक डाउन कर दे तो उसे काफी ज्यादा स्पेशल स्टील मिल जाएगा। लिंगवी अपनी कार को टैंक के ठीक बगल में खड़ा करता है और जैसे ही उसे ब्रेक डाउन करने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज रगड़ने जैसी मेटालिक आवाज गूंजती है और टैंक के ऊपरी हिस्से का हैच धीरे से खुलता है। तुरंत बाद एक सफेद हाथ बाहर निकलता है और बड़ी मुश्किल से उस हैच को पूरा खोलता है। एक जवान लड़की जिसने कॉटन के कपड़े पहने हैं और जिसका चेहरा धूल से भरा है, वो बहुत ही अजीब तरीके से बाहर निकलती है। वो जोर जोर से खांस रही है। जाहिर है कि उस गर्म टैंक के अंदर उसका दम घुट रहा था। वो लड़की मुश्किल से एक 8-9 साल की लग रही है। जब वो अपना सिर उठाती है तो उसकी नजर सीधे मोटरहोम के अंदर बैठे लिंगवी से टकराती है। लिंगवी ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस कार के अंदर कोई इंसान जिंदा हो सकता है। उसे लगा था कि अंदर जो भी होगा उसे उस व्हाइट बोन थॉर्न ने मार दिया होगा या वो भूख से अब तक मर चुका होगा। वो लड़की अपने सामने खड़ी उस भयानक काली आर्मर्ड रिक्रिएशनल व्हीकल और उसकी छत पर लगी ऑटोमेटिक कैनन को देखती है जिससे अभी भी तपिश निकल रही है। आखिरकार उसकी नज़र उस मरे हुए लेवल 3 बोन स्पाइन पर पड़ती है और उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दौड़ जाती है। वो कहती है, क्या तुमने उस लेवल 3 ज़ॉम्बी को मारा है? तुम लिंगवी हो? उसने अभी थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी अनाउंसमेंट देखी थी, पर उसे यकीन नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंसी पर अनाउंस हुआ यह प्लेयर इतना जवान होगा। लिंगवी ड्राइवर सीट पर बैठकर सोचता है कि क्या उसे इसकी मदद करनी चाहिए। वो लड़की का नाम देखता है, सूखीनान। लिंगवी अपनी भौहें सिकोड़ता है। ये नाम उसे जन्म पहचाना लगता है। अब उसे याद आता है कि बारह चैनल पर पहले इस प्लेयर ने अपने एंटीबायोटिक्स के बदले स्पेशल रिचार्ज बुलेट्स का ट्रेड किया था। वो सही था। वो अबैंडन्ड वेपन्स फैक्ट्री से भागने में कामयाब रही थी और पता चला कि वो ही इस टैंक को चला रही थी। लिंगवी बहुत ही ठंडे अंदाज में कहता है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उसका नीचे उतरने का कोई इरादा नहीं है। मैंने उस लेवल 3 ज़ॉम्बी को अकेले मारा है और मुझे तुम्हारा टैंक पसंद आया। चूंकि तुम अभी जिंदा हो इसलिए मैं इसे डिसमेंटल नहीं करूंगा। इतना कहकर लिंगवी जाने के लिए गियर बदलने ही वाला होता है। दरअसल किसी भी व्हीकल को डिसमेंटल करने के लिए उसके ओनर का मरना जरूरी है और सूखीनान उसके सामने जिंदा खड़ी है। भले ही उसे मारने से टैंक के मटेरियल्स मिल जाते, लेकिन वो सिर्फ सामान के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं लेगा। इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में भले ही रिसोर्सेज जरूरी हैं, लेकिन जमीर को बचाए रखना भी जरूरी है, वरना इंसान देर सवेर सिर्फ एक कातिल बनकर रह जाएगा। लिंगवी को जाते देख सूखीनान हड़बड़ा जाती है, रुको जाओ मत।
वो अपनी हालत की परवाह किए बिना टैंक से बाहर फिसलती है और लड़खड़ाते हुए मोटर होम की तरफ दौड़ती है। वो उसे रोकने के लिए अपने हाथ फैला देती है। मेरा टैंक खराब हो गया है, इसका कैटरपिलर और ड्राइव शाफ्ट पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बदले में तुम्हारे काम आ सकती हूँ। लिनुई ब्रेक्स मारता है और ऊपर से उसे देखता है। उस वक्त सू किनान का चेहरा धूल से सना होने के कारण किसी गंदी बिल्ली के बच्चे जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थीं। वो किसी कमजोर इंसान की तरह भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि बराबरी से डील कर रही थी। लिनुई मुस्कुराता है और धीरे से स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां मारते हुए कहता है, बदले में तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसा क्या दे सकती हो? मेरे पास काफी खाना, पानी और फ्यूल है। अगर तुम अपने जिस्म या खूबसूरती का सौदा करना चाहती हो तो मुझे अफसोस है, मुझे घर सजाने के लिए शो पीस नहीं चाहिए। सू किनान अपने होंठ काटती है और धीरे से बुदबुदाती है, मैं कोई शो पीस नहीं हूं। वो एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मैंने स्पेशलाइजेशन को जगा लिया है। लिन्योई उस शब्द को दोहराता है, स्पेशलाइजेशन। उसने पहले चैनल पर देखा था कि 4 बड़े गिल्ड्स अवेकेंड स्पेशलिस्ट्स को रिक्रूट कर रहे थे। आखिर ये स्पेशलाइजेशन है क्या? तभी सू किनान उसे अपना सिस्टम पैनल दिखाती है। निम सू किनान, न्यूमैटिक स्पेशलाइजेशन, स्किल डिस्क्रिप्शन, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स के लिए कुदरती हुनर। उसे मशीनों के साथ एक खास जुड़ाव महसूस होता है। वो एक नेचुरल मैकेनिक है जो गाड़ी की रिपेयर, ट्रांसफॉर्म और डिकम्पोज करने की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। वो न्यूमैटिक मैकेनिक्स की एक्सपर्ट है। लिनुई की आंखों में आखिरकार थोड़ी हलचल दिखती है। वो सोचता है कि यह स्पेशलाइजेशन काफी दिलचस्प है। लिनुई को इंटरेस्टेड देखकर सू किनान तुरंत मौके का फायदा उठाती है। वो मोटर होम के अगले हिस्से को देखती है जहां बोन स्पाइक्स के निशान थे, और कहती है, तुम्हारे मोटर होम का डिफेंस डैमेज हो चुका है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। सू किनान मोटर होम के सामने जाती है और उस गड्ढे की तरफ इशारा करती है जो व्हाइट टॉन के तेजाब से बना था। इस तरह का टॉक्सिन बहुत खतरनाक होता है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो यह धीरे धीरे आर्मर के अंदर तक पहुंच जाएगा। ये प्लेट 3 दिनों में बेकार हो जाएगी। इतना कहते ही उसके हाथ में एक चमक आती है और एक टूल बॉक्स प्रकट होता है। वो एक रेंच और एक अनजान एरोसोल निकालती है और उस जगह छिड़क देती है। उस गड्ढे से जहां पहले हरा झाग निकल रहा था, अब सफेद धुआं निकलता है। वो जगह तुरंत सूख जाती है और रेंच से कुछ बार ठोकने के बाद उसमें फिर से धात्विक चमक आ जाती है। तभी एक अलर्ट आता है, व्हीकल का डिफेंस 100% रिस्टोर हो चुका है। लिनुई सिस्टम नोटिफिकेशन को देखता है और अंदर ही अंदर थोड़ा हैरान होता है। उसकी यह स्किल उन मामूली मैकेनिक से कहीं बेहतर है जो सिर्फ पेच कसना जानते हैं। जैसे जैसे आगे उसे और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स मिलेंगे, गाड़ी का डैमेज होना आम बात हो जाएगी और उसे खुद गाड़ी ठीक करना नहीं आता। एक टॉप नॉच मैकेनिक का सपोर्ट क्लास के तौर पर साथ होना बुरा सौदा नहीं है। लिनुई सिर हिलाते हुए कहता है, हुनर तो है तुम्हारे पास, लेकिन वो तुरंत दरवाजा नहीं खोलता। इसके बजाय वो उस खराब टैंक की तरफ इशारा करता है, ये टैंक भी इनाम के तौर पर मुझे चाहिए। सू किनान एक ठंडी सांस लेती है, कोई बात नहीं, इसका कोर टूट चुका है पर मैं इसे ठीक कर सकती थी। पर लिनुई बिना देर किए टैंक को डिसमेंटल कर देता है, जिससे उसे 150 यूनिट स्पेशल स्टील और 30 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं। तभी एक आवाज आती है, क्लिक। आर्मर्ड मोटर होम का भारी दरवाजा खुलता है। सू किनान पूरी तरह सुन्न पड़ जाती है, जैसे महज एक कदम में वो नर्क से स्वर्ग पहुंच गई हो। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही बाहर की ठंडी हवा और बदबू का नामो निशान मिट जाता है। उसे एक गर्म लहर महसूस होती है। ये अंदर का 26 डिग्रीज का आरामदायक तापमान था। हवा में अब खून की वो जी मिचलाने वाली बदबू नहीं थी जो बाहर किसी कसाई खाने जैसी लग रही थी। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 3 के लाइक्स। अगर आपको यह स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है। मतलब आपके पास पूरे 3x3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पर आएगा। हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है। कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो ये सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पांस डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाए। तो अभी के अभी 3 के लाइक्स कंप्लीट करो, 3x3 हाइप पॉइंट्स फिनिश करो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।